नमस्कार सभी भविष्य के डॉक्टर्स, आपका भव्य स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल बेटा न्यू लाइट प्रयास पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपका FST 7 की परीक्षा हुई। आशा तथा उम्मीद है कि ये परीक्षा आपकी अच्छी हुई होगी, जिसके लिए मैं सुधीर कटियार आपको प्रश्न संख्या 101 से 150 तक प्रश्नों को बेटा डिस्कस करूँगा और 151 से 200 तक के सवालों को आपके पसंदीदा सर डॉक्टर अनिरुद्ध सर जी डिस्कस करेंगे। इसके लिए बेटा बढ़ते हैं हम लोग अपने आदरणीय सर डॉक्टर SP सिंह सर जी की मुहिम। अब पढ़ने का अधिकार सबको है और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको है। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग बेटा शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। ठीक बच्चों, देखिए बेटा W ये बेटा एक ग्रोथ का में जो लिया गया है, फार्मूला लिया गया है, उसके अनुसार बेटा आपको देखना है कि W1 बराबर W0 ERT समीकरण में E का क्या मतलब होता है। तो बच्चों देखिएगा, E का मतलब होता है स्वाभाविक लघु गुणित का आधार, जिसे बेटा हम बेस ऑफ बेटा नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और बेटा देखिएगा जो W1 है बेटा ये अंतिम आकार है, और जो अंतिम आकार और जो W0 बच्चों होता है ये जो होता है प्रथम आकार होता है, प्रथम आकार। ठीक बच्चों, तो और जो E है बच्चों, जो E है इसको बेटा हम लोग कहते हैं वृद्धि दर। E के जो है बेटा लॉगरिथम के साथ जो ली गई है इसे बेटा वृद्धि दर कहते हैं। तो इस जगह बेटा स्वाभाविक लघु गुणित का आधार होगा। ठीक, और T जो होता है वृद्धि का समय होता है। तो पहला आंसर यहाँ पे जाएगा बच्चों। देखिएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब ये 6% से अधिक क्षेत्र में नहीं हैं। ठीक है बेटा, ये कथन देखा जाए तो बिल्कुल सत्य है। जाति विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जो बेटा जातियों को जो नष्ट हो रहे हैं वो मानव की क्रियाकलाप हैं, क्योंकि बेटा उसने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर के उसने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया, अपने रहने मकान बनाने के लिए उसने फॉरेस्ट का डिस्ट्रॉय किया, जिससे कई बेटा जो हैं स्पीसीज खत्म हो गई हैं। तो इस जगह बेटा अगर देखा जाए तो दोनों कथन सही है। ये कथन पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। बेटा अगर देखिएगा, अगर टिश्यू के एक कोई टिश्यू का पार्ट लिया जाता है जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक, और उससे पूरा का पूरा प्लांट तैयार किया जाता है, उसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगर कई प्लांट तैयार किए जाते हैं तो इसे बेटा हम माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, जिसे बेटा सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और RNA इंटरफेरेंस जो है आपको मालूम है, ये RNA इंटरफेरेंस में जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को डबल स्ट्रैंडेड में चेंज करके जिससे प्रोटीन को रोका जाता है, तो इसमें जो है ट्रांसलेशन प्रक्रिया रुकती है, प्रोटीन निर्माण रुकता है, प्रोटीन निर्माण नहीं होता है बेटा। ठीक, चूंकि इसमें बेटा डबल स्टैंडर्ड RNA बना देते हैं, और डबल स्टैंडर्ड RNA में जो है आपका ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड को नहीं ला पाता है। जीन चिकित्सा बेटा होता है जो बेटा खराब या फॉल्टी जीन है उनको नॉर्मल जीन से हटाने की प्रक्रिया को हम बेटा जीन चिकित्सा कहते हैं। आपने ADA एंजाइम के लिए 4 वर्ष की बच्ची का एक केस पढ़ा था
ठीक है, जो कि बेटा इसमें जीन चिकित्सा के अंदर आता है। और इसमें बेटा जो वेक्टर था वो रेट्रोवायरस था। बायो रेमिडिएशन में होता है एनवायरनमेंट का सुधार। तो आंसर बेटा पहला जाएगा। कॉकरोच में स्पाइरकिल्स का खुलना किस संरचना के द्वारा निर्मित होता है? बेटा देखिएगा, जो यकृति अंधनाल है बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो है पहले अग्र आंत मतलब फोरगट और मध्यांत्र के जंक्शन पे पाया जाता है। और ये जो है इनकी संख्या 6 से 8 होती है। ठीक, 6 से 8 होती है। और ये पाचन में सहायता करती हैं, पाचन एंजाइम निकालते हैं, पाचन रस निकलता है जो पाचन में बड़ा सहायता करता है। ऑस्टिया जो है बेटा ये पोरीफेरा जो है उस फाइलम के बेटा जंतुओं में छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पानी की धार जो अंदर की ओर बेटा प्रवेश करती है। अवरोधनी, ये बात बिल्कुल सही है। स्फिंक्टर्स होते हैं। आपको मालूम है कि कॉकरोच में 10 जोड़ी जो हैं श्वास छिद्र पाए जाते हैं। और उन श्वास छिद्र के बेटा ये श्वास छिद्र हो गया और इसके चारों तरफ ये बेटा जो है अवरोधनी पाई जाती है और यही बेटा इसको नियंत्रित करती है। आंसर बेटा तीसरा होगा। और रेक्टम जो है इसमें बेटा फीकल मैटर स्टोर करता है। कॉकरोच के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। बेटा कॉकरोच के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिएगा लैब्रम जो है मुख उपांग है और ये ऊपरी होंठ होता है, ऊपरी होंठ होता है, अपर लिप होता है। तो ये तो नहीं होगा बेटा। ठीक बेटा, गलत, ये बिल्कुल सही बात है। ट्रैकिया का जाल श्वसन में सहायता करता है। ठीक है, ये बात भी सही है। साइनस जो है ये परिसंचरण तंत्र, मालूम है कि जो परिसंचरण तंत्र जो है इसमें खुला प्रकार का होता है, खुला प्रकार का। ठीक, ये बात भी सही है। लार ग्रंथि केवल उत्सर्जन, बेटा लार ग्रंथि जो है उत्सर्जन में नहीं बेटा, ये पाचन में सहायता करती हैं बेटा। ठीक है, 2 पेयर लार ग्रंथि इसमें पाई जाती बच्चों। ठीक है, लार ग्रंथि ये पाचन में सहायता करती है, पाचन में सहायता करती। तो ये बात बेटा गलत है। तो आंसर बेटा चौथा होगा। पादप प्लवक किसका निर्माण करते हैं? देखो बेटा, जो बेटा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं वो बेटा प्राथमिक पोषण स्तर पे आएंगे। जो उनसे भोजन लेंगे वो द्वितीय पोषण स्तर पे आएंगे। जो उनसे भोजन लेंगे वो तृतीय पोषण स्तर पे आएंगे। और जो सबसे आखिरी में जो पाए जाएंगे वो चतुर्थ पोषण स्तर पे आएंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो प्राथमिक पोषण स्तर है बेटा ये जो है प्रकाश संश्लेषण, तो ये पहला होगा। तो यहाँ पे तो पादप प्लवक। द्वितीय में बेटा जो आएंगे बेटा वो होंगे जंतु प्लवक, जंतु प्लवक होंगे। और तीसरे पे अगर मैं कहूँगा मछली होगी। और चौथे पे बेटा अगर यहाँ पे दिया है बड़ी मछली, या फिर बेटा और दूसरे टेरेस्ट्रियल की लिया जाए तो बेटा मानव भी आएगा इस पे और शेर भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर इसका पहला जाएगा। कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा जो पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न करते हैं। बेटा देखिएगा, तो जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो टोटल उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग बेटा कहते हैं बेटा सकल प्राथमिक उत्पादकता। उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, और तो आंसर पहला जाएगा, 107 का पहला जाएगा बेटा। और देखिए बेटा, जो बेटा ये कुल प्राथमिक उत्पादकता है ये श्वसन के बाद की बात है बेटा, जिसे हम लोग बेटा इंग्लिश में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये श्वसन के बाद बेटा देखिएगा, किसी भी जगह पे पौधों को जो हर्ब से, श्रब से, ट्री
तो इस प्रकार के जो विन्यास होता है उसे स्तर विन्यास कहते हैं। और अगर बेटा किसी भी एक्वाटिक मीडियम में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो जैसे नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, तो उसे हम सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। तो इस जगह आंसर बच्चों पहला जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बच्चों, देखिएगा सही अनुरूपता का चयन करेंगे। यहाँ पे देखो, तो देखिए यहाँ पे ये पुष्पों के होर लिए गए हैं, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रोसियम है, गैनेसियम है। तो सबसे पहले अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे, तो देखिएगा कैलिक्स है, तो इसकी बाहरी को बेटा सेपल कहते हैं, जो बेटा आपको मालूम है ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। दूसरा बेटा करोला है, बेटा ये पेटल कहते हैं। और ये जो है बच्चों ये कलर्ड होता है, और बेटा ये अट्रैक्ट करता है एनिमल को, और ये मुख्य रूप से पॉलिनेशन में सहयोग करता है। पुमंग का यूनिट जो है स्टेमेन होगा, जो मेल कहेंगे या कहेंगे नर जननांग है, और दूसरा गाइनेसियम है बेटा, इसे कार्पेल, इसे मादा जननांग कहेंगे। तो 108 में अगर आप देखें बेटा, तो ये अगर देखा जाए ये हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, सही अनुरूपता का चयन करें बच्चों। देखिएगा अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले पैंथेरा, आप जानते हो पैंथेरा में शेर चीता आते हैं, और बेटा इनमें हेयरी स्किन और मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो बेटा ये हो गया बेटा स्तनधारी। नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन की अगर बात की जाती है बच्चों, देखिएगा तो ये जो होता है इसमें शेर, चीता, नियोफ्रॉन जो है बेटा ये चील होती है, ठीक, जो वॉल्चर हो है। और ये बेटा एक बेटा है चिड़िया है, एप्स है, चूंकि इस पे फीदरी स्किन पाई जाती है। टेस्टिडो जो है बच्चों देखेंगे जो है इस पे कॉर्निफाइड कवरिंग होती है, और ये जो है बेटा रेप्टाइल या सरीसृप का लक्षण है। दूसरा बेटा बिफो जो है बेटा, ये आपको मालूम है, ये जो बिफो जो है ये टोड होता है, ठीक। और टोड जो है बेटा ये डुअल हैबिटेट कारण ये एम्फीबिया, चूँकि टेरेस्ट्रियल भी है और रिप्रोडक्शन के लिए इसको बेटा एक्वाटिक मीडियम चाहिए। तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा एम्फीबिया या उभयचर। ठीक है बच्चों, और अगर इस जगह आंसर देखा जाएगा तो ये हो जाएगा तीसरा आंसर जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें बच्चों। देखिए अगर हम यहाँ पे बेटा देखिए 110 में देखो बच्चों, सबसे पहले लैम्प्रे है। लैम्प्रे में अगर आप देखोगे बेटा, ठीक है, तो देखिएगा लैम्प्रे जो है ये साइक्लोस्टोम्स होती है, और इसमें जबड़े नहीं होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते। जिनमें बेटा जबड़े नहीं होते हैं उन्हें बेटा एग्नेथा कहा जाता है। ठीक है बेटा, और दूसरे नंबर पे है जो ट्राइगोन है, ठीक। और ट्राइगोन जो होती है बेटा अगर देखें तो ये एक प्रकार की बेटा फिशेज है, और जो ट्राइगोन जो है इसकी ये बेटा इनमें जो है बेटा इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, ठीक। और दूसरा होता है कैलोट्स, ठीक। कैलोट्स जो है बच्चों ये जो है रेप्टाइल है, और अगर ये रेप्टाइल की बात किया जाता है तो कैलोट्स को हम लोग बेटा बगीचे की छिपकली भी कहते हैं। ये जो हो गई बगीचे की छिपकली, हो गई बेटा कैलोट्स जो है, और ये जो हो जाएगी टेट्रापोड के अंतर्गत आएगी। और जो बेटा डोलियोलम है, ठीक है, साल्पा भी होता है इसके साथ बेटा, और बेटा जो है ये इनमें जो है लार्वा इस अवस्था में ही नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और जब लार्वा अवस्था में नोटोकॉर्ड हो लेकिन बेटा एडल्ट अवस्था में नोटोकॉर्ड ना हो तो उसको बेटा हम यूरोकॉर्डेट कहते हैं। तो ये जो है डोलियोलम की बेटा जो है ये प्रोटोकॉर्डेट के एक पार्ट हो गया जिसे हम यूरोकॉर्डेट कहते हैं, उनमें पाई जाती। इनके अलावा बेटा इसमें जो है दो और भी हो सकता है बेटा एसिडिया भी हो सकता है,
एसिडिया और साल्पा, बेटा ये दोनों जो है यूरोकॉर्डेट में आते हैं। यूरोकॉर्डेट की, और यूरोकॉर्डेट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोकॉर्डेट। चूंकि आपको मालूम बच्चों, जो प्रोटोकॉर्डेट के दो पार्ट है, यूरो और सिफेलो। नोटोकॉर्ड अगर लार्वा में है, एडल्ट में नहीं, तो यूरोकॉर्डेट है। नोटोकॉर्ड जीवन भर रहती है तो उसे सिफेलोकॉर्डेट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो आंसर जो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर जाएगा A1। यस करेक्ट बेटा, सेकंड आंसर जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। देखिएगा एल्जिन, बेटा आप लोग जानते हो एल्जिन जो है ये ब्राउन एल्गी से प्राप्त होती है, और बेटा ब्राउन एल्गी की ये सेल वॉल या कोशाभित का बाहरी आवरण होता है। तो मैं कहूँगा एल्जिन जो है ये जिलेटिन की तरह होता है, और ये हो जाएगी फियोफाइसी। फियोफाइसी में बेटा पाया जाता है बेटा, जिसे हम भूरी शैवाल कहते हैं। फाइकोइराइथ्रिन बेटा इराइथ्रिन है, इराइथ्रोसाइड रेड से रिलेटेड होता है बेटा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे ये रोडोफाइसी का बात हो गया। सार्गसन जो है बेटा ये भोजन के रूप में उपयोग करने वाली एल्गी है बच्चों। और पॉलीट्राइकम जो है बेटा ये एक मॉस होता है जो ब्रायोफाइट होता है। ठीक है बच्चों, और मॉस का खास बात बेटा ये होता है कि इसमें प्रोटोनीमा पाया जाता है, और मल्टी सेलुलर इसमें राइजोइड पाए जाते हैं। तो इसका आंसर बेटा फिर देखिए, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यस, सेकेंड आंसर मेरे बच्चों जाएगा। ठीक बच्चों, गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। देखिएगा सबसे पहले देखिए, एनाबीना एक प्रोकैरियोट है, मालूम है बच्चों। प्रोकैरियोट में बेटा ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे हम हरी नीली शैवाल कहते हैं। ये बेटा इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं बेटा। ठीक, गोनेलेक्स जो है बेटा आपको मालूम है ये डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं, और बेटा ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। और ये जो हो गए बेटा अगर देखा जाए तो ये एक कोष की प्रोटिस्टा है, ये बात भी सही है। देखिए ये बात भी सही हो गई, एक कोष की जीव प्रोटिस्टा हो गया, ये बात भी सही है। प्रोटिस्टा आपने पढ़ा है बेटा, प्रोटिस्टा जो होते हैं बेटा एक कोष की और सुकेंद्रीय बेटा जीव होते हैं। एगेरिकस जो है बेटा ये देखिए फंजाई है, और ये है, और आपको मालूम सारे फंजाई जो होते हैं परपोषी होते हैं बेटा। ठीक है, और इनमें चूंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और ये आपने पढ़ा एगेरिकस जो होता है ये जो है बैसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है, और भोजन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये वायरस होता है बेटा टेमवी, और एक कोष की विषम पोषण, गलत है बेटा। बेटा देखिएगा वायरस जो होते हैं ये नॉन सेलुलर होते हैं, चूंकि इनमें कोई भी सेलुलर वाली संरचनाएं नहीं पाई जाती, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म, इसलिए बेटा ये अनुरूपता गलत हो गई। आंसर जाएगा चौथा बच्चों, जिसको मैं गोले में बंद करूँ वही आंसर होगा। चूंकि मैं चारों डिस्कस कर रहा हूं इसलिए मैं आगे टिक करता चला जाता हूं बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखिए गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, देखिए रेप्लम, रेप्लम जो है ये अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये जो प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा भित्ति इसमें पाया जाता है। ठीक, भित्ति प्लेसेंटा हो गया यहाँ पे, और ये ओव्यूल लगे हैं, ये भित्ति प्लेसेंटा ये ओव्यूल लगे हैं, और प्लेसेंटा आउट ग्रोथ करके दूसरे मिल जाता है, तो इसे हम फॉल्स सेप्टम कहते हैं। ये पैराइट भित्तीय बीजांडानाश है। पैराइटल प्लेसेंटा भित्ति बीजांडान्यास कहते हैं। पैराइटल बीजांडान्यास,
और इसमें जो ये है बेटा, इसे बेटा फॉस सेप्टम कहा जाता है, फॉस सेप्टम, इसी को रेप्लम कहते हैं। इसी को लम कहा जाता है। और बेटा ये क्रूसीफेरी का कैरेक्टर होता है। क्रॉस फॉर्म करोला जो है बच्चों, ये भी क्रूसीफेरी ब्रेस्केसिक होता है। एक करोला इस तरह हुआ, एक करोला इस तरह हुआ, एक करोला इस तरह, ये देखिए क्रॉस फॉर्म करोला हो गए, इसीलिए इसका नाम क्रूसीफेरी या फिर नया नाम ब्रेस्केसी रखा गया है। बेटा देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस होता है हेड या कैपिटुलम, ये जो है कंपोजिटी का कैरेक्टर है, ठीक है। और बेटा पोएसी, पोएसी मतलब ग्रैमनी फैमिली जो है, इसमें जो है जो पुष्प का विन्यास जो होता है वो एक्टिनोमार्फिक ना होकर बेटा जाइगोमार्फिक होता है। यहाँ पे बेटा जो होता है इस तरह का विन्यास होता है। तो ये अनुरूपता का जो है आप देखिए तो गलत हो रही है। तो चौथा आंसर जाएगा बेटा यहाँ पे, सही अनुरूपता का चयन करें। देखिए सी फैन आपको मालूम है बेटा, ये सिलेंट्रेटा में पाया जाता है और गॉर्गोनिया कहलाता है। सी हेयर बेटा जो है बेटा, ये जो है अगर देखा सिलेंट्रेटा तो ये नॉन कॉर्डेट हो गया, नॉन कॉर्डेट हो गया, ठीक। तो ये बात गलत हो गई। सी हेयर ये हो जो है ये मोलस्का में पाया जाता है, मोलस्का का हो गया बेटा। और ये निडेरिया का हो गया, निडेरिया का हो गया बच्चों, ठीक। तो ये बात भी गलत हो गई बच्चों, चूंकि मोलस्का है और कॉर्डेट नहीं होता, तो ये भी नॉन कॉर्डेट हो गया। आएंगे सी कुकुम्बर बेटा, सी कुकुम्बर जो है बेटा, ये जो है इकाइनोडर्मेटा का होता है, समुद्री खीरे कहा जाता है। ये हो गया इकाइनोडर्मेटा। अब बेटा आपको मालूम है इनकी जो बाहरी है वो स्पाइनी त्वचा पाई जाती है, और ये जो है नॉन कॉर्डेट होता है। ये बात सही है। सी लिली भी जो है बेटा, ये भी बेटा इकाइनोडर्मेट है, लेकिन बेटा जो ये वर्टिब्रेट नहीं होता है। और आपको भी मालूम चाहिए ये जो है कैसेरकू जो है ये गलत हो गया, क्योंकि सी लिली जो है बेटा ये इकाइनोडर्मेट के साथ जो है इस एंटीडेंट कहेंगे, ये जो है नॉन कॉर्डेट या होगा। तो और कॉर्डेट बेटा वर्टिब्रेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक, चूंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। तो ये बात भी गलत है, ठीक। ये भी इकाइनोडर्मेट हो गया। तो आंसर तीसरा जाएगा। सही अनुरूपता का चयन करें। बेटा देखिएगा हरित लवक, चूंकि मालूम है बेटा ये क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है, प्लास्टिड का एक पार्ट है बेटा, ठीक। और प्लास्टिड में जो बेटा हरित लवक जो होगा, जो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण जो करेगा उसमें बेटा क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो तुरंत बेटा आप समझ हरित लवक में क्लोरोफिल हो गया। और जो कलर्ड होंगे प्लास्टिड बेटा वो मेनली कैरोटीन के कारण होते हैं, बेटा ये हो जाएगा कैरोटीन कलर्ड के कारण होता है। एमाइल माने स्टार्च होता है, ये स्टार्च को स्टोर करेंगे एमाइलोप्लास्ट, और इलायोप्लास्ट जो होते हैं फैट को स्टोर करते हैं। तो आपको मालूम प्लास्टिड 3 प्रकार के हो गए, फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोप्लास्ट हो गए, अगर बेटा पॉलिनेशन या कलर्ड हो गए तो क्रोमोप्लास्ट हो गए, और स्टोरेज प्लास्टिड हैं तो बेटा वो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप होते हैं, जिनमें आपने एमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट पढ़ा। तो इस जगह बेटा आंसर जो जाएगा ये सेकेंड आंसर जाएगा। रक्त के लिए सही विकल्प का चयन करें। बच्चों देखिएगा रक्त में कोई फाइबर नहीं होता है, ठीक है, बस क्लॉटिंग के समय कुछ फाइबर बनते हैं, लेकिन जब भी नॉर्मल है नॉन क्लॉटिंग है कि उसमें कोई भी फाइबर बेटा नहीं होगा, ठीक। पहली बात सही है। तरल संयोजी ऊतक है, ये विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक, ये बात भी सही है, ठीक। विशेष है संयोजी ऊतक, मैंने अभी आपसे चर्चा किया है। विशेष संयुक्त उपकला ऊतक नहीं है बेटा, और तरल तंत्रिका ऊतक भी नहीं है। तो इस जगह बेटा आंसर जाएगा तीसरा, A B C, ठीक है बच्चों। अब बेटा जो
ब्लड है बेटा, ये जो है सबसे पहले जो ब्लड अपीयर हुआ था वो एनिलिडा से अपीयर हुआ था, और जैसे ब्लड आया बेटा आपको मालूम है तभी से रेस्पिरेटरी ऑर्गन की भी बात शुरू हो गई बच्चों। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ब्लड के साथ ही बेटा डेवलप हुए थे। ठीक है बच्चों, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के कुछ सदस्य पराग कण की जीवन क्षमता बनाए रखते हैं। अब बताइए बेटा, जो ये हैं पराग कण की जो क्षमता बनाए रखते हैं, तो कई वर्षों तक, कई महीनों तक, कुछ दिनों तक और कुछ घंटों तक, बताइए बच्चों क्या होगा। अगर आप देखें बच्चों तो इस जगह बेटा जो होता है कई वर्ष तक नहीं बेटा, ये कई महीनों तक, मोर देन मंथ्स हैं, इसलिए बेटा महीनों तक हो जाएगा, दिनों तक नहीं बेटा और घंटों तक नहीं। तो इस जगह रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी के सदस्य जो हैं पराग कण की जीवन क्षमता जो है कई महीनों तक बनाए रखते हैं। परकिंजे तंतु उपस्थित होते हैं। आपको मालूम बेटा, देखिएगा हार्ट से जब इम्पल्स चलती है तो ऐसे नोट से चली और ऐसे नोट से बेटा वो पहले बड़ा एट्रियम में सब जगह फैलेगी, लेकिन जब वेंट्रिकल में जाएगी वो एवी नोट के द्वारा जाएगी, एवी नोट से बेटा बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस जो है बेटा दोनों वेंट्रिकल में पतले पतले धागों के रूप में फैले रहते हैं, उन्हीं को बेटा हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। तो ये हृदय के वेंट्रिकल या निलय में फैले रहते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा हृदय के निलय में फैले रहते हैं, आंसर पहला हो जाएगा। बोमेन कैप्सूल जो है बच्चों आपको मालूम है ये जो है बेटा किडनी में पाया जाएगा, ठीक, या वृक्क में पाया जाएगा ये, और इसका रिलेशन बेटा उत्सर्जन से है। केवल हृदय का आलिंद बिल्कुल गलत है बेटा, इसमें केवल बेटा आलिंद की बात आएगी तो राइट एट्रियम में केवल एसी नोड और एबी नोड होंगे, ऐसे नोड और एबी नोड होंगे। ठीक है बेटा, ठीक। और आपको मालूम है जो फैट स्टोर होती है वो वसी ऊतक में होती है जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, आंसर पहला जाएगा बेटा। नीचे दिए गए दो कथन हैं, परागण बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं कराता, ठीक, उसी प्रजाति के स्वयं परागण वर्तिका तक पहुंचते हैं। ठीक बच्चों बताइए, परागण बिल्कुल सही प्रकार के पराग कणों का स्थान सुनिश्चित, बिल्कुल सही है। पता नहीं बेटा किस पे पहुंच जाए, एयर है जो बेटा देखिएगा जो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, तो कोई सुनिश्चित नहीं होता है बेटा, वो किसी के परागकण किसी पे भी जा सकते हैं और उसको बेटा सेलेक्ट करने का, जो उनको पहचानने का काम जो है वो कार्पेल का स्टिग्मा करता है। तो बात सही है, स्त्री केसर में क्षमता होती परागकण को पहचान सके, ठीक है, और उसी वर्ग के सही प्रकार के पराग को या सुयोग्य है या फिर गलत प्रकार अयोग्य है बेटा उसको पहचान, तो बेटा ये कथन भी सही है। तो इस जगह बेटा आंसर पहला और दूसरा दोनों सही है, बिल्कुल सही बेटा। हार्मोन और उसके टारगेट के अनुसार कितनी अनुरूपता सही है, बोलो बेटा, हार्मोन और उसके टारगेट के अनुसार कितनी अनुरूपता सही है। देखिएगा ऑक्सीटोसिन बेटा जो है इसका इफेक्ट जो है मसल्स की, जो यूट्रस की मसल्स के बीच में, जो बाहर की ओर पेरीमेट्रियम है, मिडिल की मायोमेट्रियम है, अंदर की एंडोमेट्रियम है, तो मायोमेट्रियम को कॉन्टेक्ट करता है चाइल्ड बर्थ के लिए बेटा या पार्टूशन के लिए, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही बेटा। जो FSH हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स हैं बेटा, इनका प्रभाव सर्टोली सेल पे जाता है, ठीक है बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। जो GnRH हार्मोन जो है ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है उन पे जाता है, जिससे FSH और LH हार्मोन रिलीज होते हैं। LH जो है जो मैच्योर ग्राफियन पुटक पे बेटा अटैक करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो LH जो है बेटा सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाओं पे बेटा नहीं, ये लेडिक कोशिकाओं पे अटैक करता है। इसका जो टारगेट है ये ना हो कि लेडिक कोशिकाएं होगा, लेडिक कोशिकाएं, लेडिक कोशिकाओं से बेटा एंड्रोजन हार्मोन निकलते हैं। एंड्रोजन हार्मोन बेटा जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस को बेटा प्रेरित करता है। तो इस जगह बेटा ये सही है, 1 2 3 4 सही है, तो बेटा तीसरा आंसर जाएगा। हाँ बच्चों 121 क्वेश्चन है, इसमें देखिए कौन सी अनुरूपता
मनुष्य के लिए सही है। तो देखिए पहला देखिए स्तनपालियाँ हैं, अगर आप स्तनपालियाँ देखते हैं तो मनुष्य में 15 से 20 होती हैं, 15 से 20 गलत है। जो आर्तवर्ग चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल है 20 से 24 दिन है बेटा, ये 28 से 29 डेज के लिए होती है बेटा। ठीक, रक्तस्राव, ये बात बिल्कुल सही है। जो पहले ब्लीडिंग समय होता है, मेंस्ट्रुएशन ड्यूरेशन जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है बेटा। और अंडोत्सर्ग जो होता है ये 14 इसे या 15 दिन का होता है बेटा, 15 डेज का। तो इस जगह बेटा आंसर तीसरा जाएगा। नीचे दिए कथन है, प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला से ढका होता है जो कि और अंडाशय पीटिका से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। पीटिका 2 क्षेत्रों, एक परिधि वल्कुट और एक आंतरिक मेडुला में विभक्त होता है। ठीक है, बाहरी वाला जो होता है वो कॉर्टेक्स मतलब वल्कुट है, और इनर वाला जो है मेडुला होता है। ये बात भी सही है। तो इस जगह बेटा आंसर चौथा जाएगा बच्चों। देखिए एमटीपी को एक बेहतर गर्भ निरोधक विधि के रूप में समझा था। नहीं बेटा, ये बेटा जो है गर्भ निरोधक नहीं है, ये तो उस समय बेटा करा था। इसे इंड्यूस एबॉर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, जब बेटा या तो बच्चे की पूरा विकास ना हुआ हो, या बच्चे की जान को खतरा हो, या माँ की जान को खतरा हो, या दोनों की जान को खतरा हो, या किसी के अननेसेसरी रूप से भी कभी जब प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय बेटा इसका उपयोग क्या था, एमटीपी का। तो ये बात कथन गलत है। वो विधि जो कि अंडोत्सर्ग निषेचन को रोकती है गर्भ निरोधक विधि के रूप में समझी जाती है। बिल्कुल सही बेटा। अगर यहाँ पे देखें तो ए गलत है लेकिन आर सही है। आंसर जो है इस 123 का बेटा तीसरा जाएगा। टीएच मॉर्गन, बच्चों देखिएगा टीएच मॉर्गन ने सहलगता में लिंकेज पे काम किया। ठीक, इन्होंने बेटा टीएच मॉर्गन ने प्रायोगिक आनुवंशिकी पर कार्य किया। बिल्कुल सही बच्चों। सटन ने वंशागत की क्रोमो गुणसूत्री सिद्धांत को भी बताया बेटा। अल्फ्रेड स्टेवेट मेंडल के कार्य की पुनर्खोज की, बेटा गलत है। मेंडल के जो कार्यों की जो खोज की थी हीगो डिवरीज ने की थी बेटा, कोरेंस ने की थी और सेरमार्क ने की थी बच्चों। इन्होंने तो जो स्टीवर्ट साहब थे इन्होंने क्रोमोसोम पे जीन का मानचित्र दिया था। क्रोमोसोम पर जीन का मानचित्र दिया था, जीन का अरेंजमेंट बताया था बेटा। ठीक है, और उनकी कैसे दूरी होती है, क्या मैप यूनिट है, इन चीज़ों के विषय पे इन्होंने काम किया था बेटा। तो इस जगह बेटा जो है ये अनुरूपता गलत हो जाएगी। एक नॉर्मल आदमी एक हीमोफिलिक महिला से के विवाह से उत्पन्न संतानें होंगी। अगर नॉर्मल आदमी है बेटा और हीमोफिलिक जो है यहाँ पे महिला है, ठीक है, तो उससे बेटा देखिएगा ये एक्स जो है एक पे आ रहा है तो ये कैरियर हो गई बेटा। फिर देखेंगे यहाँ पे एक्स एच ए भी कैरियर हो गई। ठीक, यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई जो हीमोफिलिक ये डिजीज़ हो जाएगी मेल में। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो एक्स एच और वाई ये भी डिजीज़ हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ रखना, इसमें जो है जो फीमेल होंगी वो बेटा जो होंगी कैरियर होंगी और जो मेल होंगे वो डिजीज़ होंगे। मतलब हीमोफिलिक लड़के हो गए मतलब मेल और कैरियर लड़कियां। आंसर पहला जाएगा। कितनी अनुरूपता गलत है बताइए। स्त्री लक्षण के लिए बेटा आपको मालूम ही है, ठीक है। ये देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। पुरुष वक्ष का वर्धन गायनिकोमेस्टिया, जब जो ह्यूमन में मेल में बेटा जो वक्ष भाग में जो थोड़ा ग्रोथ हो जाती है उनको बेटा गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। नॉन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड को जब ग्रोथ होने को बेटा उसे हम गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बेटा ये बाज नारी नहीं होती बेटा, ये बेटा जो होता है बाज नारी जो है बेटा ये जो है टर्नर सिंड्रोम में होगा, क्लाइनफिल्टर्स में नहीं होगा। ये टर्नर सिंड्रोम होगा, टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा जिसमें बेटा एक्स नॉट होता है, ठीक है, एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है बेटा। जो
रिंकिल, बड़ी झुर्रीदार चीज जो है, ये जो है कैरेक्टर जो है ये डाउन सिंड्रोम का होगा। तो बेटा आप देख कितनी अनुरूपता गलत है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो केवल एक ही अनुरूपता गलत है और आंसर चौथा जाएगा। ट्राइसोमी से संबंधित सही कथन बताइए बच्चों। ट्राइसोमी से संबंधित जो है वो कथन आपको बताने बच्चों देखिएगा। तो देखिए इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्री कॉपी होती, बिल्कुल सही बेटा। मान लीजिए बेटा अगर हम यहाँ पे किसी में जो है एक्स के साथ बेटा अगर ये वाई आ गया तो ये ट्राइसोमी, ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। ठीक है, एक क्रोमोसोम विकार है, ये बात बिल्कुल सही है, क्रोमोसोमल विकार हो गया। ठीक है, ठीक। कोसा विभाजन के समय क्रोमैटिड का पृथक्करण नहीं हो पाता जिसका परिणाम ट्राइसोमी, बिल्कुल सही बात है बेटा। डाउन सिंड्रोम इसका मुख्य उदाहरण है। आप देखिएगा डाउन सिंड्रोम जो है अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये जो होगा XXY होगा, लेकिन इसमें 21 जो नंबर क्रोमोसोम है, 21 क्रोमोसोम जो होता है इसमें जो है ये क्रोमोसोम जो ये ट्राइसोमी पाई जाती है। तो इस जगह बेटा देखा जाए तो चारों आंसर सही जा रहे हैं, तो तीसरा आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन एलील के लिए सत्य है? बोलो बेटा कौन सा जो है एलील के लिए सत्य है? बोलो बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा तो एलील के लिए अगर देखा जाता है ये जीन का अल्टरनेटिव रूप एलील के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। कैपिटल टी स्मॉल टी एक दूसरे के एलील हो गए बच्चों। जीन की एक जोड़ी किसी एक विशिष्ट लक्षण को नियंत्रित करती है, जैसे लंबान या जैसे लंबाई को करती है, ये बेटा बौनेपन को करती है, ये बात भी सही है। एलील संयोजन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये बेटा होमोजाइगस है और बेटा अगर ये देखिए तो हेटेरोजाइगस है, ये देखिए होमोजाइगस है। ठीक है बच्चों, देखेंगे एलील प्रभावी या प्रभावी हो सकते हैं। देखिए बच्चों अगर देख कैपिटल लेटर वाला ये प्रभावी है और जो स्मॉल टी वाला अप्रभावी है। एलील को प्रभावी कहा जाता है, ये दोनों होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस प्रदर्शित करते हैं। बेटा अगर आप देखें तो देखिए जो एलील को प्रभावी कहा जाता है बेटे जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में हो अगर अपने प्रभाव को प्रदर्शित करता है तो बेटा उसी को बेटा हम डोमिनेंट कहते हैं। और जो बेटा होमोजाइगस में प्रदर्शित करें लेकिन हेटेरोजाइगस ना करें उसे रिसेसिव कहा जाता है। तो इस जगह बेटा आंसर आपके ये तीसरा जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, पर कई कारणों से ये 2000 तक का अज्ञात, 2000 नहीं बेटा 1900 तक बेटा अज्ञात रहा था, 1900 तक ज्ञात रहा। तो ये कथन जो है बेटा गलत हो गया। ठीक, मेंडल का जैव घटना के स्पष्टीकरण के अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा अविस्वीकार था, ये बात सही है बेटा। तो कथन पहला गलत है और कथन दूसरा सही है। आंसर इसका बेटा तीसरा जाएगा। जीवाणु में कितने प्रकार का डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है? बेटा अगर देखा जाए प्रोकैरियोट में जो है यूनिट आरएनए पॉलीमरेज होता है और वो तीनों प्रकार के आरएनए बनाता है आर, एम और टी। लेकिन यूकैरियोट में 3 प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो आर, एम और टी को बताता है। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा यूनिट आरएनए पॉलीमरेज होगा, यूनिट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, ये तीनों प्रकार को बनाएगा, आर को भी बनाएगा, एम को भी बनाएगा और टी को भी बनाएगा, ये आरएनए हो गए। ठीक है बच्चों, तो आंसर इसका पहला जाएगा। यूकैरियोट कोशिका में नाभिक के आयाम की तुलना में डीएनए की लंबाई बहुत अधिक होती है, तो यह डीएनए कैसे समायोजित होता है? बच्चों देखिएगा जो ये डीएनए समायोजित होने का मुख्य जो है वो इसमें हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए हेलिकल फॉर्म हो जाता है जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम हो जाएगा और एक न्यूक्लियोसोम की यूनिट में 200 बेस पेयर होते हैं और इसमें स्टोन जो होती है H2A, H2B, H3, H4 और H1 होती है। H1 जो है लिंकर की तरह काम करती है। तो बेटा यहाँ पे ये जाएगा, डीएनए पाचन नहीं होगा, डीएनए का परित्याग बिल्कुल नहीं होगा, अनर्थ जीन का बिल्कुल नहीं होगा। आंसर पहला जाएगा बेटा। प्रतिकृतियन निम्नलिखित में से आणविक जीन विज्ञान की सेंटर डोग्मा के लिए ए बी सी के लिए क्या सत्य है? देखिए बेटा, ए हो गया ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक, जिसे बेटा हम लोग बेटा जो ट्रांसक्रिप्शन को बेटा हम लोग अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है बेटा ट्रांसलेशन होता है जिसे हम रूपांतरण कहते हैं, ये अनुलेखन हो गया, ठीक, ये जो है अनुलेखन हो गया और ये रूपांतरण हो गया और सिर्फ जो प्रोटीन बनती है। तो आंसर बेटा यहाँ पे तीसरा जाएगा। और बेटा ये जो हो गया, ये जो इसे हम बेटा कहेंगे रेप्लिकेशन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन है, आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन है जिसे हम बेटा अनुलेखन कहेंगे, एमआरएनए से बेटा प्रोटीन बनना रूपांतरण इसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे और ये प्रोटीन बन गया। आंसर बेटा इसका चौथा जाएगा। थायमीन के लिए अन्य रासायनिक नाम क्या है? बेटा जब देखिएगा थायमीन के दूसरा रासायनिक नाम जो होता है 5 मेथिल यूरेसिल होता है। 3 मेथाइल यूरेसिल नहीं बच्चों, 2 नहीं, 5 मेथिल यूरेसिल, 5 मेथिल यूरेसिल, ठीक है बेटा। अगर बेटा यूरेसिल का मेथाइलेशन कर दिया जाता तो थायमीन में कन्वर्ट हो जाता है और इससे जो है थायमीन जो है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू यूरेसिल। तो आंसर बेटा इसका चौथा जाएगा। डीएनए और आरएनए के बीच क्या अंतर है बेटा? डीएनए और आरएनए के बीच में क्या अंतर है? तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, देखिए डीएनए और दोनों में प्यूरिन्स होती हैं, ठीक है, लेकिन एक नीन गुआनिन, ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। पायरमिडीन में बेटा अगर देखेंगे थायमीन जो है वो डीएनए में पाया जाता है और यूरेसिल जो है बच्चों वो पाया जाता है आरएनए में। तो ये हो जाएगा। म्यूटेशन की दर बिल्कुल सही बेटा। आरएनए जो है वो कंपेयर टू डीएनए अनस्टेबल रहता है जिसमें उसमें म्यूटेशन की दर ज़्यादा होती है और डीएनए में म्यूटेशन की दर जो होती कम होती है। ये बात भी सही है। अब आपको मालूम है डीएनए जो है वो डीएनए मोर स्टेबल होता है और मोर स्टेबल के कारण जो है वो मुख्य रूप से उसमें जो थायमीन का पाया जाना होता है और 2 डिग्री पे ओ का नहीं पाया जाना होता, डीऑक्सी। तो बेटा ये हो जाएगा स्थायित्व। तो बी सी डी आंसर बेटा इसका सेकंड जाएगा। हार्डी विनबर्ग सिद्धांत के अनुसार बेटा यदि किसी जनसंख्या में दी गई जाति में होमोजाइगस रिसेसिव एलील की आवृत्ति 16% है तो डोमिनेंट एलील की आवृत्ति का पता लगाएं और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल भी क्या होगा। तो अब बेटा आपको मालूम है बच्चों जो हार्डी विनबर्ग का जो फार्मूला होता है बेटा, अगर हम देखें यहाँ पे तो एलील के लिए अगर निकालना है तो P + Q = 1 होता है और फ्रीक्वेंसी जो जीनोटाइप का निकालना है तो P² + 2PQ + Q² = 1 होता है। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी जो ली गई है वो 16% ली गई है बेटा और जब 16% जो है तो Q² कितना लिया गया बेटा, होमोजाइगस है, ठीक है, तो वो आया 0.16, ठीक है। Q² बराबर है 16% है बेटा, ठीक है। तो जब जो 16% है तो इसको अगर हम बेटा उसके अनुसार करेंगे तो ये आ जाएगा, परसेंटेज निकालेंगे तो 0.16 आएगा, ठीक है। और अगर इसको Q बराबर किया जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 0.4, ये हो जाएगा 0.4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बेटा। ठीक बच्चों देखेंगे अब देखिए चूँकि बेटा यहाँ पे बेटा Q जो आई फ्रीक्वेंसी जो आई है ये जो है रिसेसिव एलील की जो आई 4 आई, ठीक। और अगर हम इसको बेटा P की जो डोमिनेंट इसको निकालेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1 - 0.4, तो ये लगभग आ जाएगा P बराबर जो आएगा वो 0.6 आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखिएगा तो 2PQ की वैल्यू जो आएगी बेटा, अगर मैं यहाँ पे 2PQ की वैल्यू लूँगा तो ये आएगी बेटा, देखिएगा 0.4 × 0.6
ठीक है बच्चों। तो और इंटू 2 तो ये आ जाएगी लगभग बेटा आ जाएगी 0.48। ठीक बच्चों, और अगर इसको हम बेटा परसेंटेज में करेंगे तो अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी बेटा वो लगभग जो आएगी, ठीक है बेटा, वो 48 के लगभग आती है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो इस जगह पे अगर आप देखें बेटा तो 135 पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आ रहा है बेटा डोमिनेंट एलील और उसके साथ आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये लगभग 48% आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो डोमिनेंट एलील की 0.6 आ गई बेटा और होमोजाइगस जो है वो 48% आ गया अगर परसेंटेज में निकालेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, सीधे याद रखिएगा एलील के लिए ये होता है और बेटा जीनोटाइप निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो आंसर इसका चौथा जाएगा। आधुनिक मानव का उसके पूर्वजों से विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण विचारधारा क्या थी? बेटा देखिए, जबड़े का छोटा भी सही है, ठीक, द्विने बाई नौ के भी सही है, और कपाल गुहा क्षमता का बढ़ना मुख्य रूप से बेटा है सेरिब्रम का डेवलपमेंट होना। बेटा है सभी चीज़ें, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे जो होगा ये जो होगा कपाल गुहा का बढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, 136 जो होगा तीसरा आंसर जाएगा बेटा। ठीक है, आगे आएंगे बच्चों। कितनी अनुरूपता भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास के संदर्भ में सही है? देखिएगा बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए सीनोजोइक में एंजियोस्पर्म का विकास हुआ, मीजोजोइक में बेटा कोनिफर्स का विकास हुआ, पैलियोजोइक इरा में साइलोफाइटॉन का विकास हुआ, और बेटा साइकेट्स जो हैं बेटा ये मीजोजोइक। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा तो चारों बातें सही जा रही हैं, तो बेटा इस जगह पे आंसर चौथा होगा। महिलाओं में उपापचय स्टेरॉइड के सेवन के अनुषंगी प्रभावों में मैस्कुलाइजेशन, बड़ी आक्रामकता, भवदशा में उतार चढ़ाव तथा असामान्य आर्तव चक्र है। पुरुषों में उपापचय स्टेरॉइड के सेवन के लिए अनुषंगी प्रभावों में मुहासे, भावदशा, उतार चढ़ाव, अवसाद, वृषणों के आकार का घटना, प्रोस्टेट का बढ़ना, ये सही। तो बेटा ये देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों ही बातें कथन सही आ रहे हैं बच्चों। एबनॉर्मल इफेक्ट मेल में भी होता है और एबनॉर्मल इफेक्ट जो है वो फीमेल में भी होता है। जल में कार्बनिक पदार्थ की उपस्थित मात्रा का मापन बीओडी द्वारा किया जाता है। वाहित मल के जैविक उपचार को तब तक किया जाता है जब तक बेटा बढ़ ना जाए, बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि कार्बनिक मात्रा को कम करना ही बेटा बीओडी का मुख्य काम होता है और ये बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। 1 लीटर में कार्बनिक पदार्थ को बैक्टीरिया तोड़ने के लिए जितनी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं उसी को हम बीओडी कहते हैं बेटा। ठीक, ज्यामिति दर से बढ़ना नहीं बेटा, बीओडी कम ना हो जाए। देखिए कार्बनिक मात्रा बीओडी कम होना ही होता है बेटा कि कितना बेटा वो कम हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह ऑर्गेनिक मात्रा खत्म नहीं होती, इसलिए बीओडी कम तो है लेकिन बीओडी शून्य नहीं होगा। तो इस जगह बेटा होगा आंसर तीसरा, बीओडी कम ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, नहीं होगा। गलत अनुरूपता का चयन करें। एस्केरिस अंतः परजीवी है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है अंतः परजीवी है, ठीक, साल्मोनेला टाइफी अंतः परजीवी है। एडीज मच्छर बेटा, मच्छर एडीज मच्छर ये परजीवी नहीं होते हैं बेटा, ये जो होते हैं बेटा ये वेक्टर होते हैं। मच्छर जो है बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस जगह बेटा यहाँ पे जो होगा परजीवी ना होके ये वेक्टर होते हैं, वेक्टर या वाहक होते हैं, वाहक होते हैं। तो आंसर बेटा चौथा जाएगा। एड्स मानव प्रतीक्षा न्यूनतम विषाणु के कारण होता है। एचआईवी के एक समूह का सदस्य है जिसे रेट्रोवायरस कहते हैं, बिल्कुल सही है। छूने एचआईवी या एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क आने से नहीं फैलता। अगर आप देखें तो ये जो है कभी छूने या टच से नहीं फैलता, ये जब फैलेगा जब दो बेटा बॉडी का फ्लूइड कांटेक्ट में आएगा उस समय फैलता। तो इस जगह बेटा आंसर ये भी सही है, आंसर चौथा जाएगा।
अब देखिए गलत अनुरूपता का चयन करें बेटा। देखेंगे बच्चों यहाँ पे देखिए डेंगू जो है बेटा आपको मालूम है ये वायरस से होती है। जो बेटा चिकनगुनिया जो है ये भी बेटा वायरस से होती है। ठीक है, डेंगू जो है ये एडीज मच्छर के द्वारा नहीं बेटा, ठीक है, जो है, और टाइफाइड जो है ये सालोना टाइफाइड के द्वारा होता है। तो जो एडीज मच्छर है ये रोगजनक नहीं है, ये रोगवाहक है। तो इस जगह देखिएगा तो ये रोग एडीज मच्छर जो है ये रोग वाहक है। ठीक है, मतलब वेक्टर है। तो इस जगह अनुरूपता गलत है। बहुत बच्चे यहां धोखा खा सकते हैं बच्चों। देखिए एडीज जो है ये वेक्टर होता है और बाकी सब जगह डिजीज कॉज करने वाले होते हैं। तो डेंगू जो है ये वायरस के द्वारा कॉज वायरस है लेकिन वेक्टर मच्छर होगा। तो इस जगह तीसरा आंसर बच्चों जाएगा। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह संकर कायिक संकर जबकि यह प्रक्रम कायिक संकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधे के निर्माण सहायक जिसमें वैकल्पिक संधानों के रूप में उद्योग में वसा, ईंधन और भेषी पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। बेटा देखिएगा तो ये बात भी सही है। तो दोनों बातें अगर आप यहाँ देखें बच्चों सही जा रही हैं बेटा। ठीक है, तो आंसर इसका चौथा होगा। निम्नलिखित में कौन विहीन जीन ट्रांसफर है? बेटा आप जानते हो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो माइक्रो इंजेक्शन जो है बेटा ये एनिमल में बिना वेक्टर के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भेजने का काम करता है। बायोलिस्टिक जो गन है बेटा ये प्लांट में करता है और इसी को जीन गन कहते हैं। आपको मालूम इसमें बुलेट्स जो होती हैं बेटा गोल्ड और टंगस्टन की बनी होती हैं और उनके चारों तरफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। तो आंसर बेटा इसका चौथा जाएगा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में एक्सटेंशन चरण के लिए क्या आवश्यक है? बेटा देखिएगा अगर यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने देखा हाई टेम्परेचर होता है तो डिनेचुरेशन होता है बेटा। फिर इसके बाद आपने देखा होगा उसमें जो है उसके 3 डिग्री एंड पे जो प्राइमर को जोड़ा जाता है उसे एनीलिंग कहा जाता है। और जब वो एक्सटेंशन जो करते हैं बेटा वो जो है डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक प्रकार का टैग पॉलीमरेज होता है बेटा। ठीक, और ये जो एंजाइम है हाई टेम्परेचर पे बेटा जो ये स्टेबल रहता है और ये एक बैक्टीरिया होता है थर्मस एक्वेटिकस उससे प्राप्त किया जाता है जो एक्वेटिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, तो इस जगह अगर बेटा आप देखेंगे बेटा तो आंसर जो है पहला जाएगा। ये बात सही है। एंटीसेंस तकनीक क्या है? एंटीसेंस तकनीक क्या है बोलो बेटा। देखिएगा एंटीसेंस तकनीक जो है बेटा जब एक आरएनए का टुकड़ा कॉम्प्लीमेंट्री या संपूर्ण रूप से इस्तेमाल करके एक विशेष जीन की अभिव्यक्त करने में रोकता है, इसी को बेटा एंटीसेंस कहते हैं। बेटा डीएनए आरएनए पॉलीमरेज उत्पन्न करने वाला डीएनए नहीं बच्चों। ठीक है, बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन में काम करता है बेटा। एक कोष का प्रदर्शन है जिसमें एक बाहरी प्रतिजन इस्तेमाल करता नहीं बच्चों। और ऊतक संवर्धन में सोमा क्लोन वेरिएंट का उत्पादन नहीं बेटा। तो आंसर इसका पहला जाएगा। गलत कथन का चयन करें। टीआई प्लाज्मिड के पास सामान्य पौधे की कोशिकाओं को ट्यूमर में रूपांतरित करने की क्षमता होती है। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग मालूम है बेटा। ट्यूमर इंड्यूसिंग जो है बेटा ये टीआई प्लाज्मिड का काम होता है बेटा। और बेटा याद रखिए टीआई प्लाज्मिड पश्च विषाणु में उपस्थित होता है बेटा। जो टीआई प्लाज्मिड जो है ये रेट्रोवायरस नहीं होता, ये बैक्टीरिया में और ट्यूमर इंड्यूसिंग है बेटा। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत हो जाएगा। रेट्रोवायरस और एग्रोट्यूमिफेज एक वाहक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, ये बात सही है बेटा। रेट्रोवायरस एनिमल सेल के लिए वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं और एग्रोबैक्टीरियम प्लांट के लिए बेटा वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एएमपी एक प्रकार के प्रतिरोधी जीन है, आपको मालूम बेटा। PBR322 में जो एम्पिसिलिन आर और टेट्रासाइक्लिन आर यूज़ किए गए थे। तो इस जगह बेटा ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड,
पुनर्योग डीएनए तकनीक में आनुवंशिक पदार्थ के पृथक्करण के लिए गलत अनुरूपता का चयन करें। बोलो बेटा इसमें क्या गलत होगा। देखिएगा, अगर पादप कोशिका है तो सेलुलोज एंजाइम सेल वॉल को गलाने के लिए है, फंजाई है तो काइटिनेज एंजाइम काइटिन को है, जीवाणु है तो बेटा लाइसोजाइम होता है, आरएनए है तो पेप्केज नहीं बेटा, पेप्केज तो बेटा यूज किया गया C4 प्लांट में यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में बेटा। यहाँ पे बेटा होगा राइबो न्यूक्लियस, राइबो न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, आंसर 4 होगा। ठीक, जीन चिकित्सा द्वारा खास तौर से आनुवंशिक रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं ऊतकों में जीन को प्रवेश कराते हैं। ठीक है बेटा, ये बात सही है। जीएम पौधे उपयोग फसल उत्पादन घटाने, फसल उत्पाद नुकसान में बढ़ोतरी, फसलों को आप प्रतिबंधे के प्रति अधिक सहनशील बनाने में उपयोगी। ये बात गलत है, तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। आंसर जो होगा बेटा इसका सेकंड जाएगा। बेटा हमारे बेटा सेशन का आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, इंसुलिन हार्मोन के लिए कौन सा कथन सत्य है। बेटा देखिए, इंसुलिन हार्मोन के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए बेटा, मुख्यतः हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट का कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक है, यह एक पेप्टाइड बॉन्ड हार्मोन है। यहाँ पे मालूम ही बेटा 51 अमीनो एसिड होती है, दोनों के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बेटा। ठीक है बेटा, कोशिकीय ग्लूकोज ग्रहण उपयोग कर कम करता नहीं बेटा, ये बढ़ाता है। तो आंसर बेटा इस जगह चौथा जाएगा। तो इस जगह बेटा आंसर 4 हुआ। ठीक है, और बेटा हमारे सेशन के हमने बेटा क्वेश्चन बिल्कुल बेटा डिस्कस कर दिया। अब आगे के 151 से 150 क्वेश्चन को बेटा डिस्कस बेटा करेंगे डॉक्टर अनिरुद्ध, आपके सबसे चहेते बेटा डॉक्टर अनिरुद्ध सर करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा। ठीक बेटा, हेलो फ्यूचर डॉक्टर, तो सभी को नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं। आप सभी का हमारे चैनल न्यू लाइट प्रयास पे सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज आपका पेपर हुआ था FST 07 और FST 07 में अभी आपको सुधीर सर करा रहे थे आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन 101 से 150 तक सुधीर सर ने अभी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने कराया, और मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन 151 से 200 तक। और हमारे सर का मिशन तो आपको पता ही है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो हमारे सर ने सब कुछ अब कर दिया है। हिंदी मोड में डिस्कशन, हिंदी मोड में क्लासेस, हिंदी मोड में ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें कर दी हैं। तो भाई मेरे सब कुछ हिंदी में हो गया है। तो हो जाइए पढ़ने के लिए तैयार और पहुंचा दीजिए सभी के पास ये सेशन, जिनको पढ़ना है हिंदी में, समझना है हिंदी में। तो भाई मेरे आज के सेशन की करते हैं शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए अपने सर के मिशन के साथ कि पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो भाई देखते हैं कि आज के सेशन का क्वेश्चन 151 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 151 आज क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि CMP के अतिरिक्त कौन जैव तंत्र में द्वितीय मैसेंजर का कार्य करता है। याद करिए कि ऐसे हार्मोन की बात करी जा रही है। जब हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो बाउंड करते थे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, बाउंड हो जाते थे, यानी कि जो इंटरेक्ट करते थे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, ऐसे हार्मोन जो हमारे बाइंड करते थे किसके साथ में, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ में बाउंड करते थे। ये करते थे आपके द्वितीयक मैसेंजर, ये द्वितीय मैसेंजर भेजते थे, ये आपके द्वितीय मैसेंजर भेजते थे। और ये द्वितीय मैसेंजर क्या होते थे भाई, ये द्वितीय मैसेंजर आपके क्या होते थे, ये होता था साइक्लिक AMP, ये होता था आपका IP3, और यहाँ पे आपका क्या होता था, यहाँ पे होता था कैल्शियम। तो यहाँ पे साइक्लिक AMP होता था, IP3 और कैल्शियम होता था। यानी ऐसे हार्मोन जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर जाते थे और सीधे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाते थे। तो ये एक सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करते थे जिसमें साइक्लिक AMP था, IP3 था और कैल्शियम आयन था मेजर तरीके से। तो कह रहे हैं कि भाई CMP के अतिरिक्त, कह रहे हैं CMP तो भाई हमें पता है कि भाई CMP तो है,
पर कह रहे हैं सीएमपी के अतिरिक्त और कौन से ऐसे हैं जो द्वितीय मैसेंजर का काम करते हैं। तो और में आपका आ जाएगा IP3, और में आपका आ जाएगा कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे बताओ भाई कहाँ पे लिखा है कैल्शियम आयन, तो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम आयन यहाँ, और यहाँ पे अगर आपका IP3 लिखा होता तब भी आपका होता करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। तो IP3 भी हो सकता था। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके सामने बनेगा थर्ड। 151 का सही आंसर क्या बनेगा, 151 का सही आंसर बनेगा भैया 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न 152 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं कि एड्रीनल वल्कुट यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। हार्मोन के अल्प स्रवण से यानी कि हाइपोसेक्रेशन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता और थकावट आती है। दुर्बलता और थकावट आती है। यह बीमारी क्या कहलाती है, तो ये बीमारी कहलाती थी एडिसन। ये बीमारी कहलाती थी एडिसन डिजीज। कहाँ लिखा है भाई एडिसन रोग, तो एडिसन रोग ये कहलाती थी, और ये एडिसन रोग आपके लिखा है ऑप्शन नंबर, विकल्प नंबर 2 में। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 152 का सही जवाब होगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 153 आपके सामने। कह रहे हैं कि मादा बर, याद करिए फिग और अंजीर की कहानी, याद करिए। अंजीर यानी फिग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अंजीर में जो पॉलिनेशन होता था वो आपकी वैस्प के द्वारा यानी बर्रिया जिसको हम लोग बर्र बोलते हैं उसके द्वारा होता था पॉलिनेशन। तो इसके बदले में, पॉलिनेशन के बदले में जो FIG फिग यानी कि जो आपका अंजीर होता था वो क्या करता था, वो एग लेइंग के लिए स्पेस देता था, और जो उसके लार्वा डेवलप होते थे उसको पोषण यानी नरिशमेंट देने का भी काम करता था। तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं मादा वर फल को ना केवल क्या, यहाँ पे एग लेइंग तो होती ही थी। यहाँ पे अगर बात करें तो एग लेइंग यानी ओवी पोजिशन तो होता ही था, इसको हम लोग अंड निक्षेपण भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो ओवी पोजीशन बोलते हैं। तो ओवी पोजीशन को हिंदी में अगर बात क्लियर बात करें तो एग लेइंग भी बोला जाता है। तो एग लेइंग तो होता ही है, पर साथ में कह रहे हैं और क्या होता है, बल्कि फल के भीतर ही लार्वा के पोषण के लिए प्रयोग यानी वृद्धि कर रहे बीज, जो बीज होते हैं को लार्वा के पोषण के लिए प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी ओवी पोजीशन का भी काम होता है, एग लेइंग का भी काम होता है, और अगर यहाँ पे बात करी जाए तो वृद्धि कर रहे बीज को पोषण भी मिलता है। करेक्ट आंसर आपके सामने सही जवाब निकल के आएगा 153 का सही जवाब होगा 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 154 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो भाई याद कर लो निकोटीन कैफीन को, याद कर लो किसको, याद कर लो भैया निकोटीन को, याद कर लो कैफीन को, याद कर लो निकोटीन को, याद कर लो कैफीन को, याद कर लो क्विनिन को, अफीम को, स्ट्रिक्नीन को। ये सब के सब अगर बात करें तो ये रसायन ग्रेजर और बॉयजर यानी घास चरने वाले जो आपके जानवर वगैरह होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए यूज होते हैं। तो ये सब होते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा 4। अगला क्या है भाई, अगला है प्रश्न 155। कह रहे हैं गाजर घास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी कि कैरोट ग्रास। याद करो कैरोट ग्रास यानी गाजर घास का नाम होता था पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलेगा क्या, करेक्ट आंसर बन के आएगा 2। 155 का सही जवाब हो जाएगा 2 पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। अगला प्रश्न 156 आपकी स्क्रीन के सामने। बताना है क्या है भाई सही जवाब। कह रहे हैं सबसे पहले, कह रहे हैं नीचे दिए गए 2 कथन है, पहला है आच्छदी, दूसरा है आच्छदहीन, यानी कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड की बात करी जा रही है। माइलिनेटेड की बात, इसको कहते हैं माइलिनेटेड, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड बोलते हैं, याद रखना है। तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नाम के 2 प्रकार के डेंड्राइट होते हैं। डेंड्राइट नहीं होते भाई, ये एक्सॉन होते हैं, ये डेंड्राइट नहीं होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ये बात आपकी गलत लिखी हुई है। आच्छदहीन यानी नॉन माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से घिरे नहीं होते हैं।
तो नहीं वाली बात यहाँ पे गलत है। घिरे होते हैं, एक्जान के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। तो यहाँ की अगर बात करें प्रश्न आपके 156, प्रश्न 156 में दोनों ही बातें हैं गलत। तो बताइए 156 का क्या बनेगा सही उत्तर? 156 का सही उत्तर बन के आ रहा है आपके सामने विकल्प नंबर 1, यानी विकल्प नंबर 1 होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न 157 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है भाई? कह रहे हैं सही अनुरूपता का चयन करना है, सही अनुरूपता का चयन करना है। तो गाजर घास को अभी भी पढ़ा था, पार्थिनियम हिस्टोसोरस कहते थे, बाटा हाइसियंथ को हम लोग आइकोर्निया कहते हैं, अफ्रीकन कैटफिश को हम क्लेरियास गोरिपाइनस कहते हैं, और आपकी को एक्सटिंक्शन यानी कि सह विलुप्ता आपकी पादप परागणकर्ता, ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित यानी रिलेटेड हैं। तो 157 में अगर बात करें सही आंसर निकल के क्या आएगा? ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपके सामने बन के आएगा 1, सही विकल्प होगा 1। अगला क्या है? अगला है 158। अगला भैया क्या है? अगला प्रश्न 158 आज की स्क्रीन के सामने एसर्शन रीजन की बात है, यानी अभिकथन ए क्या कह रहा है कि भारत संसार के 12 महाविदित देशों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये 12 महाविदित देशों में से एक होता है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, सभी बातें सही हैं। तो 158 में अगर बात करें, 158 में दोनों बातें भी सही हैं और आपकी सही व्याख्या भी करी जा रही है। तो 158 में अगर बात करें यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा आपका विकल्प नंबर 4। 158 का विकल्प नंबर 4 होगा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एकदम धमाकेदार प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं 2 कथन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। कह रहे हैं विद्युत सिनेप्सिस, याद करिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस की बात करी जा रही है, न्यूरॉन से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। विद्युत सिनेप्सिस पर पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा ही होता है। ये बात भी सही है। दोनों ही बातें यहाँ पे सही जा रही हैं। आंसर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा भैया विकल्प नंबर 4। 159 का विकल्प नंबर 4 बनेगा सही उत्तर। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहे हैं अमेजन वर्षा वन में पादप मछलियों, पक्षियों, स्तनधारियों, उभयचरों, सरीसृप की जातियों की कुल संख्या बताना है। तो भाई पादप कितने होते थे? पादप होते थे 40,000। 40,000 होते थे पादप। पादप कितने होते थे? पादप होते थे आपके 40,000। मछलियां हुआ करती थी आपकी 3,000। पक्षी हुआ करते थे आपके कितने? 1,300। और बताइए स्तनधारी और उभयचर कितने होते थे? स्तनधारी उभयचर होते थे आपके 427। कितने हुआ करते थे? 427 हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? ये हुआ करते थे 427, ये भी हुआ करते थे 427। सरीसृप हुआ करते थे 378। सबको अगर आप जोड़ोगे तो आंसर निकल के आपके सामने कितना आएगा? आंसर आपके सामने निकल आएगा कितना? आंसर निकल के आएगा 45,532। तो भाई याद रखना क्या है इसमें? नंबर याद रखना था। नंबर इसमें याद रखना था कि किसकी कितनी संख्या होती है। तो भाई पादपों की 40,000 है, मछलियों की बात करें तो यहाँ पे 3,000 है, स्तनधारी की अगर पक्षियों की बात करें तो 1,300 है, स्तनधारियों की बात करते हैं तो 427 है, उभयचर की 427 है, और आपकी सरीसृप की बात करें तो यहाँ पे 378 है। सबको जोड़ के देख लीजिए आपके सामने उत्तर क्या आएगा? आपके सामने उत्तर बनेगा 45,532, यानी कि दूसरा विकल्प होगा इसका सही जवाब। 161 में आओ भाई। अगला प्रश्न 161 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है? तो भाई कौन सा प्रोटीन नहीं है? ध्यान दो, याद करो एडिनोसिन को। याद करो एडिनोसिन क्या है? एडिनोसिन भैया होता है न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियोसाइड। प्रोटीन नहीं होता भैया। ये सब क्या है? ये सब आपके प्रोटीन है। ये सब आपके क्या है? प्रोटीन है। जैसे कि आपका प्रतिरक्षी अणु, जैसे कि आपके ग्राही और हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है? प्रोटीन है। प्रतिरक्षी अणु को हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं, ग्राही को रिसेप्टर कहते हैं, और हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही है ब्लड में यानी रक्त में पाया जाता है। एडिनोसिन आपका न्यूक्लियोसाइड होता है। तो कह रहे कौन सा प्रोटीन नहीं है? नहीं 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 का भाई नहीं, यानी कि यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा 4।
अगला क्या है? अगला है 162। कह रहे हैं भाई सुमेलित करो। कौन सुमेलित है, किस तरीके से? 162 में अगर बात करी जाए तो 162 में सुमेलित करो भाई। 162 में नासा कक्ष द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? नासा ग्रसनी कहते हैं। और वयस्क मेढक में अगर श्वसन की बात करी जाए तो ये होती है फेफड़ों के द्वारा। और जलीय आर्थ्रोपोड में अगर श्वसन की बात करी जाए तो ये होती है क्लोम, यानी जिसको हम लोग गिल्स बोलते थे या गिल बोलते थे, याद रखिए गिल या गिल्स के द्वारा होती है। और फेफड़ों के चारों ओर झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण भी कहते हैं। तो भाई मेरे, इसको हम लोग प्ल्यूरा बोलते थे, फुफ्फुसावरण को यहाँ पे हम लोग प्ल्यूरा, इसको हम लोग एनसीईआरटी में जो बात करते हैं उसको हम लोग प्ल्यूरा बोलते थे, याद रखना है। तो आगे देखो भाई क्या होगा सही जवाब। ए का सही जवाब यहाँ पे हमको दिख रहा है फोर्थ। तो ए का सही जवाब फोर्थ आपको 3 जगह दिख रहा है, आंसर निकल के नहीं आ पाया। कह रहे हैं बी में क्या है भाई? बी में है थर्ड। तो बी में थर्ड है 2 जगह, आपका एक कट हो गया। सी में क्या है भाई? सी की अगर बात करें तो सी में है सेकेंड। तो सी में सेकेंड आंसर निकल के आ गया। ये सब नहीं है, सी आंसर निकल के आ गया। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर बनेगा 1। 162 का सही जवाब क्या होगा? 162 का सही जवाब होगा 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न 163 आपके सामने। कह रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है, ये आपका अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की ये बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं मियोसिस। और मियोसिस का मतलब जहाँ पे 2n से n बन जाए, पोलाइडी कैसे हो जाए? 2n से n, यानी क्रोमोसोम का नंबर जस्ट आधा हो जाता है। तो ये जंतुओं की जनन कोशिका में होता है। किस लिए? शुक्राणु बनने के लिए होता है। और आपका अंडाणु बनने के लिए होता है। पीएमसी, पॉलन मदर सेल। पीएमसी का मतलब क्या है? पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में यानी कि बनते हैं पॉलन ग्रेन, यानी कि पराग कण बनते हैं। तो यहाँ पर भी होता है। फिर आपके एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनमें भी आपका बनता है। तो भाई यहाँ भी बनता है, यहाँ भी, यानी आपके सामने सही जवाब निकल के क्या आएगा? सही जवाब आपके सामने आएगा विकल्प नंबर 4। 163 का सही उत्तर क्या होगा? 163 का सही उत्तर होगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 164 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं दी गई अभिक्रिया में एक्स क्या है? तो दी गई अभिक्रिया याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में, तो याद करो जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एंजाइम हमने लगा दिया था तो यहाँ पे 6 लाख मॉलिक्यूल यानी 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बने थे। जब हमने यहाँ पे एंजाइम लगा दिया था कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो यहाँ पे 6 लाख यानी कि 6 लाख आपके अणु बने थे। 6 लाख अणु बने थे प्रति सेकेंड। अगर ये बात अगर आपने पढ़ी है तो याद आ रही थी। ये 6000 अणु बनते थे किसके? 6000 अणु आपके बन जाते थे किसके? H2CO3 के। तो भाई यहाँ पे अगर कार्बोनिक एनहाइड्रोज हम लगा देते थे तो ऐसा होता था। तो X है कार्बोनिक एनहाइड्रोज, और ये कहाँ होता है? ये आपके जीव द्रव्य में पाया जाता है। ये आपका जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में, ये आपके साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। साइटोप्लाज्म में ये होता है उपस्थित। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के क्या आ गया? करेक्ट आंसर सही जवाब होगा 2। 164 का सही जवाब हो जाएगा 2। अगला प्रश्न 165 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक विषम चक्रीय यौगिक नहीं है? तो भाई विषम चक्रीय यौगिक कौन है कौन नहीं है, जल्दी से बताओ। कौन से हैं कौन से नहीं हैं? अगर इनकी बात कर रहे हैं तो ये सब के सब आपके हैं। कैसे? ये सब के सब आपके हैं विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक हैं। तो भाई एलानिन क्या है? एलानिन आपका आता है अमीनो अम्ल में। किस में आता है? ये आपका होता है अमीनो अम्ल यानी कि अमाइनो एसिड में आता है। और आपको याद करना है नीचे के जितने भी विषम चक्रीय ये सब नाइट्रोजन क्षार हैं। ये सब क्या है भाई? ये सब हैं आपके नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते थे नाइट्रोजन क्षार। तो भाई क्या नहीं है? पूछ रहे हैं क्या नहीं है। तो ये नहीं है ना भाई, ध्यान दो, क्या नहीं है? कह रहे हैं क्या नहीं है? ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। तो नहीं पूछ रहे थे तो नहीं का भाई नहीं, यानी यहाँ पे सामने आपका आंसर क्या बनेगा? आंसर बन के आएगा 1। 165 में आंसर बन के आएगा 1। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने एक फिगर दिया गया है जो एक बीजपत्री एंजियोस्पर्म को प्रदर्शित कर रहा है। ये फिगर एनसीईआरटी का फिगर है
और ये प्रदर्शित कर रहा है एक बीजपत्री पौधे को, और ये आते हैं आपके एंजियो में, ये आपके आते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में अगर बात करें तो समान ऊतक उपस्थित होता है, द्विनिषेचन पाया जाता है, एक प्रकार का यूकैरियोटिक सेल होती है, एक प्रकार का बीज रखने वाला यानी सीड मेकिंग प्लांट होता है, बीजांड रखने वाला होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 यानी कि पांचों के पांचों हैं सही। तो भाई सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब बन के आएगा आपका उत्तर नंबर 4। 166 का उत्तर आपका बनेगा 4 सही जवाब। अगला प्रश्न 167 आपके सामने, कह रहे मेढक के लिए सही विकल्प क्या है? तो भाई याद करो, मेढक के लिए सही विकल्प, मेढक का लार्वा कहलाता था टैडपोल, ये टैडपोल का होता था मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस बन के बनता था वयस्क यानी एडल्ट बनता था। इसी मेटामॉर्फोसिस को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूण परिवर्धन। क्या बोलते हैं? भ्रूण परिवर्धन बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते थे मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते थे? मेटामॉर्फोसिस बोलते थे। तो भाई यहाँ से टैडपोल का लार्वा वयस्क में बदल जाता था, ये बात हमें याद रखनी है। तो भाई करेक्ट आंसर बनेगा 2। अगला क्या है? अगला प्रश्न 168 आपके सामने। 68 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आराम कर रही पेशी तंतुओं में ट्रोपोनिन ढकता है। तो ये ट्रोपोनिन कहाँ होता है? ट्रोपोनिन ये होता है भैया एक्टिन पे, और ये कवर करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये ट्रोपोनिन होता कहाँ? ये ट्रोपोनिन होता है एक्टिन पर। ये ट्रोपोनिन कहाँ होता है? ये होता है एक्टिन पर। ये भैया कहाँ होता है? ये होता है एक्टिन पर, और ये कवर ढक के रखता है मायोसिन बाइंडिंग साइट। ये आपका मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक करके रखता है। ये आपका ढक कर रखता है, आपको याद रखना है, ढक कर रखता है। तो कहाँ लिखा है भैया? एक्टिन पर। यहाँ लिखा एक्टिन पर, यहाँ लिखा एक्टिन पर, ट्रोपोनिन पर नहीं, मायोसिन पर नहीं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी साइट ढक के रखता है? मायोसिन। मायोसिन की साइट को ढक करके रखता है, कैल्शियम की साइट को नहीं। तो आपके सामने करेक्ट आंसर बन के आएगा 3। सही उत्तर बन के आएगा 168 का 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 169 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं स्कैपुला। स्कैपुला मतलब कहाँ की बात है? पेक्टोरल गर्डल की बात है, अपर आर्म की बात है भाई, अपर ऊपरी भुजा की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं आपके ऊपरी भुजा की। ये बात कहाँ का कर रहे हैं? ऊपरी भुजा, अपर आर्म की बात ये कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अपर आर्म की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की। ये बात कहाँ की कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं पेक्टोरल गर्डल की। तो भाई स्कैपुला जो होती है यहाँ पर पश्च चपटे त्रिभुजाकार भाग में छोटा ऊपर उठा हुआ भाग होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे अगर हम बात करें तो इसे हम कहते थे स्पाइन। अगली बात क्या है? इसे हम कहते थे स्पाइन। इसे हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे स्पाइन। एक विस्तृत चपटे प्रबंध के रूप में होता है जिसे हम एक्रोमियन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्रोमियन कहते हैं। तो कम सा क्या भरना है? आपका यही भरना था, आपको याद रखना है। एनसीईआरटी की लाइन है। करेक्ट आंसर यानी सही जवाब 169 का बनेगा। यहाँ पे 169 का सही जवाब बनेगा 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 170 आपकी स्क्रीन के सामने। आपके सामने कथन लिखे हैं, आपको बताना क्या सही क्या गलत। तो भाई याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र, तो यहाँ क्या पढ़ा था? यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने कि मनुष्य एक दिन में अगर बात करें तो एक दिन में यानी प्रतिदिन लगभग 180 लीटर आपका यूरिन यानी मूत्र बनाता है, और इसमें से अगर बात करें प्रतिशत उत्सर्जित मूत्र लगभग 1.5 मीटर होता है। मनुष्य एक बड़ा निस्यन जो फिल्ट्रेट करता है, फिल्ट्रेट का आयतन 180 लीटर होता है, और जो यूरिन बनाता है वो 1.5 लीटर होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य में निस्यंद का लगभग 99% वृक्क नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जिन्हें पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, और दोनों ही बातें एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं। तो भैया क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा आपका विकल्प नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 171 आपकी स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पे आपको देखना है, ये आपके सामने फिगर दिया है जिसमें आपको पता लगाना है कि भाई आपका जो फिगर है ना ये, तो इसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो ए है आपका एफरेंट आर्टियोल, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिवाही धमनिका। ए क्या है भाई? ए है आपका अभिवाही धमनिका। बी क्या है? बी है पीसीटी
ये बी क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, याद रखना है। सी क्या है भाई, ये जो सी है, सी है हेनले लूप, यानी हेनले का पास, और इसी को हेनले का लूप भी कहते हैं। ये डी क्या है भाई, डी की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबेल। और ई की अगर बात करें तो ई है यहाँ पे ये संग्रह नलिका। और एफ क्या था, बासा रेक्टा था, हमको याद रखना था। तो यहाँ पे आपको ये पहचानना था कि आपका कौन सा क्या है, तो सही आंसर यहाँ पे 1 बनेगा। 171 का सही आंसर होगा 1। अगला प्रश्न 172 में कह रहे हैं कि प्लाज्मा का कितने प्रतिशत प्रोटीन्स होती है। तो भाई याद करो, ये जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में अगर बात करें तो 55% क्या होता था, जल्दी से बताइए। प्लाज्मा में अगर बात करें तो प्लाज्मा में 55% होता था वाटर, और 6 से 8% क्या होता था, जल्दी से बताओ। 6 से 8% होती थी प्रोटीन, और 55% क्या होता था, वाटर यानी कि जल होता था। 6 से 8% होती थी प्रोटीन, और ये प्रोटीन 6 से 8% होती थी। सही जवाब निकल के आएगा 2। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये जो 6 से 8 की प्रोटीन होती थी, इसमें एक का नाम F से होता था, एक का नाम G से होता था, एक का नाम A से होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये प्रोटीन इनका नाम क्या है। सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बताओ भैया, बताओगे या नहीं? अगर बताओगे तो अगला प्रश्न इन प्रोटीन से भी कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपको बताना है इन तीनों प्रोटीन के नाम, आपको बताना है इन तीनों प्रोटीन के नाम कमेंट सेक्शन में। यहां आप ये जान लिए कि 6 to 8% प्रोटीन होता है। सही जवाब आपका बनेगा 2। 172 का सही जवाब बनेगा 2। अगला प्रश्न 173 आपकी स्क्रीन के सामने, आपके सामने हृदय का चित्र दिया गया है, और आप सही से देखिए तो वहां पे ए क्या है, ए क्या है भाई, ए है एओर्टा। ए क्या है भाई, ए है एओर्टा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, महाधमनी। एओर्टा है, और एओर्टा की अगर बात करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। ये बी क्या है, बी है आपकी महाशिरा। महाशिरा हिंदी में कहते हैं बेना कैवा, हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेना केबा, इसको बेना केबा बोलते हैं। ये सी क्या है, सी है एस ए नोट, एस ए नोट। डी क्या है, डी है ए बी नोट। क्या है भाई, ए बी नोट। तो यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, ये धमनी क्या करती है, ये ब्लड को ना, ये रक्त को ले जाती है कहाँ, ये रक्त को ले जाती है शरीर के भाग में, शरीर के भाग में ले जाती है किसको, रक्त आपके ले जाती है महाधमनी। फिर यहाँ से कलेक्शन करने का काम कौन करता है, कलेक्शन करने का काम करता है बेना केबा, यानी कि आपका महाशिरा। तो भाई ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा ए का मतलब है आपकी महाधमनी। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है महाधमनी। ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के भाग को ले जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बी का मतलब क्या है, महाशिरा। बी का मतलब है महाशिरा। महाशिरा क्या करता है, महाशिरा अनाक्सीकृत रक्त को शरीर के भागों से ग्रहण करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भाई शरीर से ग्रहण कर रहा है। सी क्या कर रहा है, सी का मतलब क्या है भाई, सी का मतलब है एस ए नोड, सी का मतलब है एस ए नोड। और ये हृदय के आपके क्या करता है, संकुचन को प्रारंभ करता है, बनाए रखता है। इसी को हम लोग पेस मेकर भी कहते थे, गति प्रेरक भी कहते हैं। इसको हम लोग पेस मेकर भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर, ध्यान दीजिएगा। और इसको हम लोग गति प्रेरक भी कहते हैं, इसको हम लोग गति प्रेरक भी कहते हैं। तो ये संकुचन को भाई प्रारंभ करता है, इसको बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ए अनाक्सीकृत के लिए भाई, तो ए आपका ए अभी भी पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकृत के लिए था, अनाक्सीकृत के लिए नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी क्या है, कह रहे डी जो है सामान्य गति प्रेरक है। डी क्या है, डी तो ए बी नोड है भाई, तो डी जो है ये पेस मेकर नहीं होता है, गति प्रेरक हमारा क्या होता था, डी नहीं होता था, सी होता था, तो ये भी हो गया गलत। तो यहाँ पे हमें पता करना है क्या, हमें पता करना है आपके सामने सही कितने हैं। तो सही पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, यानी कि आपका 1 2 3 कहाँ लिखा है, 173 में 1 2 3 लिखा है पहले ऑप्शन में।
पहले ऑप्शन में लिखा है 1 2, यानी आपका सही उत्तर यहाँ क्या बनेगा? सही उत्तर आपका निकल के आएगा 1। 173 का सही उत्तर 1 बनेगा। अगला प्रश्न 174 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं नीचे 2 कथन दिए गए हैं और क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं NaDH के एक अणु के ऑक्सीकरण से 2 अणु, ना भाई 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 के एक अणु से 3, ना भाई 2 अणु का बनता है। तो पहली बात हो गई गलत। कह रहे प्रकाश फास्फोरिलीकरण के विपरीत जहां प्रोटीन प्रवणता के निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग फास्फोरिलीकरण के लिए होता है, श्वसन में इसी प्रकार की प्रक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन द्वारा ऊर्जा करी जाती है। बिल्कुल सही बात है, NCERT की लाइन है। तो 174 का सही उत्तर क्या बनेगा? 174 का सही उत्तर क्या बनेगा भैया? सही उत्तर बनेगा 3। कथन 1 है गलत, कथन 2 है सही। तो यानी कि यहाँ पे सही उत्तर बन के आ गया 3। अगला प्रश्न 175 आपकी स्क्रीन के सामने। अगला प्रश्न 175 आपकी स्क्रीन के सामने है। ध्यान दीजिए और बताइए कि 175 में क्या होगा सही जवाब। 175 में क्या होगा सही जवाब? कह रहे हैं भाई कितनी अनुरूपता सही है, कितनी अनुरूपता सही है? श्वसनीय क्रियाधार के लिए कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सही, श्वसनीय क्रियाधार के लिए प्रोटीन्स भी जिम्मेदार होते हैं और इसके लिए वसा भी जिम्मेदार होते हैं, बिल्कुल सही। पर श्वसनीय क्रियाधार के लिए क्या कार्बनिक अम्ल जिम्मेदार होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई, सही बात है। चारों के चारों ऑप्शन यहाँ सही जा रहे हैं। आंसर आपके सामने 2 बनेगा। आंसर आपके सामने 175 का क्या बनेगा? आंसर आपके सामने 175 का बनेगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 176 में ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। 176 में ये कह रहे हैं कि एक अन्य केंद्र मस्तिष्क के किस क्षेत्र में स्थित होता है जो श्वसन लय केंद्र को संयत करता है? यह लय केंद्र और मस्तिष्क का क्षेत्र कहलाता है। तो यह लय केंद्र को हम लोग कहते थे न्यूमोटैक्सिक केंद्र, और मस्तिष्क का ये जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग कहते हैं पॉन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने निकल के आ गया। करेक्ट आंसर आपका बनेगा 4। 176 में करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा 4। अगला प्रश्न 177 आपकी स्क्रीन के सामने। 177 में क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं केल्विन चक्र में पदार्थों का सही क्रम क्या है? तो याद करो केल्विन चक्र में सबसे पहला कंपाउंड 5 कार्बन 5C कंपाउंड कीटो शर्करा होती है और इसको हम लोग कहते हैं रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। इसको हम लोग कहते हैं रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। एक कीटो शर्करा होती है। उसके बाद 3-फास्फोग्लिसरेट बनता है और फिर बनता था ट्रायोज फास्फेट। ये 3-फास्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बनते थे, आपको याद रखना है। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके सामने क्या है? अगर आपने पढ़ा है केल्विन साइकिल यानी कि C3 साइकिल अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद है सबसे पहले कीटो शर्करा फास्फोट रिबुलोज 1,5 बिसफास्फेट, फिर बनता है 3-फास्फोग्लिसरेट और फिर आपका लास्ट में बनता है ट्रायोज फास्फेट बनता है। ये होते हैं आपके 3C, ये भी होते हैं अगर बात करें 3C कंपाउंड होता है। चलिए भैया, तो यहां पर ये अगर ये बात करें तो ये आपका होता है 5C कंपाउंड, एक CO2 मिलकर के 6C बना लेता है, यानी 3C के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो सही जवाब आपका 177 का यहाँ पे 1 बनेगा। प्रश्न 178 आपकी स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं मानव जीनोम परियोजना में अंतिम गुणसूत्र अनुक्रमित किया था। इसमें कौन सा किया था भाई? ये 2006 में पूरा हुआ था और याद कर लो गुणसूत्र बन ये कब हुआ था? ये आपका 2006 में पूरा हुआ था। 2006 में पूरा हुआ था और इसमें अगर बात करें तो 2968, इसमें अगर बात करते हैं तो 2968 जीन होते हैं। 2968 क्या पाए जाते हैं? जीन। 168 जीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्रोमोसोम 1 की बात है, 2006 में पूरा हुआ था। तो इस हिसाब से 178 का आपका सही जवाब क्या होगा? 178 का सही जवाब बनेगा 2। अगला प्रश्न 179 आपके सामने। 179 में क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं C4 पादप के पर्णवोधक। पर्णवोधक का मतलब होता है मीजोफिल। पर्णवोधक का मतलब क्या होता है? मीजोफिल। मीजोफिल कोशिका के क्या घटनाएं होती हैं?
तो यहाँ पर पेप्केज की सक्रियता रहती है, CO2 का स्थिरीकरण होता है, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड यानी 4C कंपाउंड का निर्माण होता है, सब का सब होता है। करेक्ट आंसर आपके सामने 4 बनेगा। करेक्ट आंसर आपके सामने बनेगा 179 का 4। अगला प्रश्न 180 आपके सामने, और यहाँ पे कह रहे हैं क्या गलत है। तो भाई गलत क्या है, गलत क्या है पता करो। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है, राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं, सबको पता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं राइबोसोम जिसके पास होते हैं। राइबोसोम जब वो आपके होते हैं तो उसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जब नहीं होते थे तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। आपके प्रोटीन संश्लेषण भी करते हैं, कुछ कोशिका अंगक में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके पाए जाते थे माइटोकॉन्ड्रिया में, और आपके पाए जा रहे थे क्लोरोप्लास्ट में पाए जा रहे थे। पर कह रहे हैं ये अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस होते हैं, सेमी ऑटोनोमस नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास अपना ओन डीएनए यानी अपना डीएनए नहीं होता है, अपना डीएनए नहीं होता है, अपना डीएनए भी नहीं होता है, और अपना प्रोटीन भी नहीं होता है। तो ये बात इनकी गलत है, पहली सही है। और अगर बात करें यहाँ पर तो ये भी सही है, पर गलत क्या है, हमें तो गलत पकड़ना है ना। गलत है 2, तो गलत का भाई गलत, यानी कि उत्तर बनेगा आपके सामने 2। उत्तर बनेगा 180 का 2। 180 का उत्तर बनेगा यहाँ पे 2। अगला प्रश्न 181 आपके स्क्रीन के सामने, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं गलत अनुरूपता बतानी है। तो भाई गलत अनुरूपता में बात करिए तो ध्यान से देखिए भाई क्या है गलत अनुरूपता। गलत अनुरूपता में बात करी जाए तो भाई ध्यान से देखिए क्या है गलत अनुरूपता। कोएंजाइम जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक से संबंधित हैं, NADP विटामिन नियासिन से संबंधित है। NAD जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप से संबंधित नहीं होता है, ये कोएंजाइम से संबंधित होता है। ध्यान दीजिएगा, कोएंजाइम से संबंधित होते हैं। तो ये बात है गलत। जिंक को फैक्टर के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है, सही है, सही है। तो गलत का भाई गलत, यानी आंसर बनेगा यहाँ पे उत्तर आपके सामने क्या बनेगा, यहाँ पे उत्तर बनेगा आपके सामने 3। 181 का उत्तर बनेगा 3। अगला प्रश्न 182। अगला प्रश्न क्या है भैया, अगला प्रश्न है 182। 182 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं सिग्मॉइड वृद्धि का सामान्यता निर्भर नहीं करती है। तो सामान्य वृद्धि यानी जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं। कंटिन्यू लगातार सेल डिवाइड होती रहती हैं, पर यहाँ पे लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ ग्रोथ होती है, हमें याद रखना है। लिमिटेड यानी कि सीमित, यहाँ पे सीमित होते हैं न्यूट्रिएंट, याद रखना है। सीमित आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, हमें याद रखना है। सीमित होती है न्यूट्रिएंट सप्लाई। जियोमेट्रिक ग्रोथ तो जीवों के आकार पे नहीं करती है, युग्मक के आकार पे नहीं करती है, हरित लवण की संख्या पे नहीं करती है। तो नहीं 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 वाले ज़्यादा हैं। आंसर बनेगा 4। आंसर बनेगा 4। सिग्माइड वृद्धि सामान्यतः निर्भर सभी पे निर्भर नहीं करती, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, करती है आपकी न्यूट्रिएंट सप्लाई पे। 182 का आंसर बनेगा 4। चलिए अगला प्रश्न 183। अगला प्रश्न 183 आपके स्क्रीन के सामने। कह रहे हैं नर मेढक में विभिन्न संरचनाओं की संख्या के संदर्भ में सही बढ़ते हुए क्रम का चयन करना है। तो वृषण होते हैं 2, हृदय के कक्ष होते हैं 3, शुक्रवाहिका होती है 10 से 12। वृषण कितने होते हैं, वृषण होते हैं 2। हृदय के कक्ष कितने होते हैं, हृदय के कक्ष होते हैं भैया 3। हृदय के कक्ष कितने होते हैं, याद करो, मेढक, मेढक मतलब एम्फीबिया, एम्फीबिया में आपके 3 होते हैं। शुक्रवाहिका आपकी होती है 10 से 12, 10 से 12। तो भाई सबसे कम ये है, उससे ज़्यादा ये है, उससे ज़्यादा ये है। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या बन के आएगा, करेक्ट ऑप्शन आपके सामने बन के आएगा 1। 183 का सही उत्तर बन के आएगा 1। नर मेढक एम्फीबिया में होते हैं, ध्यान रखिए 3 यानी 3 चैम्बर के कक्ष में पाए जाते हैं, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 184 आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं थाइलिन गहरे पानी के धान के पौधे में पर्णवृंत को तीव्र दृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे 100 से अधिक जिबरेलिन की सूचना केवल वाली बात गलत है, उच्च पादपों नहीं, केवल उच्च पादप तथा कवक, याद रखना है, कवक में भी पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई गलत, पहला सही दूसरा गलत। 184 में बात करें तो आंसर क्या बनेगा, 184 का उत्तर बनेगा 2। 184 का उत्तर बनेगा 2। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। सही उत्तर निकल के आ गया 2। सही उत्तर क्या आ गया 184 का 2। अगला प्रश्न 185 आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन युग्मपट, युग्मपट का मतलब जाइगोटिन, जाइगोटिन नहीं होता भाई, पैचेटिन होता है। पैचेटिन का मतलब स्थूल पट्ट यहाँ पे होता है। आपका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है स्थूल पट्ट, यहाँ पे होता है स्थूल पट्ट।
और स्थिर पट्ट को हम लोग बोलते हैं पैचिटीन। क्या बोलते हैं? पैचिटीन बोलते हैं। इसको हम लोग जाइगोटीन बोलते थे। तो भाई जाइगोटीन नहीं होता है, ध्यान दीजिए, जाइगोटीन नहीं होता है, पैचिटीन होता है, तक पूर्ण हो जाता है, पैचिटीन तक पूर्ण हो जाता है। तो भाई पहली बात यहाँ पे गलत है, समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन पैचिटीन तक होता था, इन्होंने जाइगोटीन की बात करी थी, तो पहली बात हो गई गलत। दूसरी बात क्या है, कह रहे हैं पर गति क्रम यानी डाइकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, ये डाइकाइनेसिस, ये डाइकाइनेसिस के बाद में मध्यावस्था यानी कि मेटाफेस आती है, बिल्कुल सही बात है, मेटाफेस की ओर परागण को निरोध करता है, बिल्कुल सही बात है। तो कथन बन आपके अगर बात करें, कथन बन गलत है, कथन 2 यहाँ पे सही है। तो 185 में भाई सही उत्तर क्या बनेगा? 185 का सही उत्तर बनेगा 3, सही उत्तर 3 बनेगा। क्यों बनेगा? कथन बन गलत है, कथन 2 आपका सही है। 185 का सही उत्तर बनेगा 3। अगला क्या है भाई? अगला प्रश्न 186 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं यस तथा G2 अवस्था में डीएनए अणु के नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। याद करो G1S G2 में आपके जो भी चीजें बन जाते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग स्पष्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं अंतरावस्था प्रोफेज यानी पूर्वावस्था की सबसे बड़ी है भाई, पूर्वावस्था की नहीं, कोशिका चक्र की है, याद करो, पूर्वावस्था की नहीं है ये कोशिका चक्र की है। कोशिका चक्र क्या याद रखना है? कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल की सबसे बड़ी अवस्था होती है अंतरावस्था। और अंतरावस्था को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंतरावस्था को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। तो इंटरफेस जो होती है सबसे बड़ी अवस्था होती है कोशिका चक्र की, ये कह रहे थे पूर्वावस्था, तो ये बात हो गई गलत। तो भाई बताओ 186 का पहला सही दूसरा गलत, क्या होगा सही उत्तर? 186 का क्या बनेगा? 186 का उत्तर क्या बनेगा? 186 का उत्तर बनेगा 2। 186 का उत्तर यहाँ पे बन के आएगा 2, कथन बन सही, कथन 2 गलत है। 186 का उत्तर बन के आएगा 2। 186 का उत्तर क्या आएगा? 186 का बन के उत्तर आएगा 2। अगला प्रश्न 187 आपके स्क्रीन के सामने, अगला प्रश्न 187 आपकी स्क्रीन के सामने। याद करिए चालनी नलिका तंत्र और जाइलम वेसल कैसे होते थे? ये होते थे छिद्रित। कैसे होते थे? ये छिद्रित होते थे, परफोरेटेड होते थे। तो भाई कहाँ लिखा है ऐसा? ध्यान दो, ये होते थे छिद्रित, ये छिद्रित होते थे। क्या जीवित होते थे? नहीं होते थे। क्या सरल ऊतक होते थे? नहीं। तो कैसे होते थे? ये होते थे जटिल ऊतक। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सही क्या है, सत्य क्या है? सत्य है आपके सामने 2। 187 का सत्य क्या है? 187 का सत्य है विकल्प नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाने वाला प्राणियों में पाया जाने वाला ऊतक नहीं है? तो प्राणियों में कोलन कायमा नहीं होता है, ये पैरन कायमा नहीं होता है, विभज्य ऊतक नहीं होता है। ये सब कहाँ होता है? ये सब होता है पौधों में। ये सब कहाँ होता है? पौधों में। तो नहीं में सभी हैं, नहीं में सभी हैं। उत्तर बनेगा आपके सामने 4। उत्तर क्या बनेगा? 188 का उत्तर बनेगा 4। अगला प्रश्न 189 आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें एक न्यूरॉन की बात करी गई है, यानी ये आपकी न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन यानी शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, बिल्कुल सही बात है। विभिन्न उद्दीपन के लिए पहचान ग्रहण करती है, इनका संचरण करती है, 3 प्रमुख भागों से मिलकर बनती है। और बात करें तो उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में होती है। तो 189 में अगर बात करें तो 189 में सारे के सारे सभी विकल्प यहाँ सही बताए गए हैं। तो यहाँ आपके सामने उत्तर बनेगा 4। सब की बातें आपकी एनसीईआरटी की लाइन की हैं, सारी बातें सही हैं। उत्तर बनेगा 189 का 4। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 190 आपकी स्क्रीन के सामने। क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन अर्धसूत्री विभाजन बंध से संबंधित नहीं है? याद करिए अर्धसूत्री विभाजन बंध की बात कर रहे हैं, यानी ये बात कर रहे हैं मियोसिस 1 यानी मियोसिस फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट से संबंधित की अगर बात करें तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें संबंधित हैं आपकी अर्धसूत्री विभाजन बंध से। विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्याजमेटा बनता है, समजात गुणसूत्रों का अलग अलग होना, ये सब कुछ होता है। क्या नहीं होता है? ये कह रहे हैं क्या संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं में अगर बात करें तो यहाँ पे जो गुणसूत्र बंधों का जो विभाजन है ये कहाँ होता है? ये आपका कहाँ होता है? ये आपका होता है
अर्धसूत्री विभाजन 2 में। ये आपका कहाँ होता है? ये आपका होता है अर्धसूत्री विभाजन 2 में, यानी जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड में भी अगर बात करी जाए तो ये सब कहाँ होता है? ये होता है एनाफेज में। ये होता है एनाफेज में। एनाफेज में ये आपका प्रोसेस होता है। तो भाई कह रहे हैं कि आपके क्या ऐसा है कि जो अर्धसूत्री बंध से संबंधित नहीं है, तो संबंधित यहाँ पे नहीं है आपके गुणसूत्र बिंदुओं का विभाजन। ये कहाँ होता है? ये आपका मियोसिस 2 में होता है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोसेस यानी स्टेप 2 में होता है। और स्टेप 2 में भी अगर पूछा जाता है कहाँ होता है तो ये होता है आपका एनाफेज में होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। तो भाई क्या संबंधित नहीं है? संबंधित यहाँ पे पहली बात संबंधित नहीं है, बाकी सभी मियोसिस बंध संबंधित थी, तो पहला ही होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि संबंधित नहीं वाली बात पूछ रहा था तो यही नहीं है संबंधित। तो 190 का यहां पे अगर बात करें तो 190 का सही उत्तर क्या बनेगा? 190 का सही उत्तर यहां पे बनेगा, 190 का सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 1। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है 191। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं नीचे दिए गए उदाहरणों में कितने सदस्य आरएनए डीएनए दोनों रखते हैं? तो भाई आपको पता है बाराइड में ओनली आरएनए होता है, प्रियॉन में ओनली प्रोटीन होती है। याद करिए यहाँ पे क्या होगा भाई? याद करिए बायराइड में अगर बात करें तो इनके पास केवल क्या होता है? आरएनए। प्रियॉन्स की बात करें तो इनके पास होता है केवल प्रोटीन। टीएमबी की बात करें तो इनके पास होता है आरएनए, क्योंकि आरएनए वायरस हैं, और इनके पास होता है प्रोटीन। अब कितने बच रहे हैं? अब बच रहे हैं आपके सामने माइकोप्लाज्मा, अब बच रहा है पैरामीशियम, अब बच रहा है आपका अबंपक कवक, अब बच रहा है आर्कीबैक्टीरिया, अब बच रहा है राइजोपस, और क्या बच रहा है? बच रहा है ईस्ट यूनिसेलुलर वाला और कस्कटा यानी पैरासिटिक प्लांट वाला। तो कितने बच रहे हैं भाई? बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे बन रहे हैं जिनमें डीएनए और आरएनए सभी होंगे। तो यानी आपके सामने सही उत्तर यहाँ क्या बन के आएगा? यहाँ सही उत्तर बन के आएगा 4। सही उत्तर बन के 191 में आएगा भैया 4, यानी 7 ऐसे हैं जिनमें डीएनए आरएनए सब कुछ होगा। माइकोप्लाज्मा आपको पता है बैक्टीरिया यानी मोनेरा से रिलेटेड है, पैरामीशियम आपका प्रोटिस्टा से था, ये आपका स्लाइम मोल्ड्स है, ये भी प्रोटिस्टा से, आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा में था, राइजोपस फंजाई में पड़ा था, ईस्ट फंजाई में पड़ा था, कस्कटा आपका आता है पैरासिटिक प्लांट में आता है। ये सब के सब आपको याद है, डीएनए भी होगा और इनके अंदर आरएनए भी होगा। अगला प्रश्न क्या है भाई? 191 का उत्तर बनेगा 4। अगला प्रश्न 192 आपके स्क्रीन के सामने क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। 192 में क्या कह रहे हैं? ध्यान से देखिए। कह रहे हैं हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं वर्गीकरण पद्धति में पहचान नाम पद्धति वर्गीकरण के शामिल करने से क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। बिल्कुल सही बात है। दोनों बातें हैं यहाँ पे सही। उत्तर बनेगा क्या? 192 का उत्तर क्या बनेगा? 192 का उत्तर बन के आएगा 4। 192 का उत्तर बन के आएगा भैया 4। 192 का उत्तर बन के आएगा 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी फैमिली में पेरियंथ अनुपस्थित होते हैं? तो याद करो पेरियंथ का मतलब जहां पे सेपल्स और पेटल्स आपस में फ्यूज हों। पेरियंथ का मतलब क्या? पेरियंथ का मतलब है जहां पे आपके सेपल्स और आपके पेटल्स ये आपस में कैसे हों? ये आपस में हों फ्यूज्ड, ये आपस में फ्यूज हों यानी मिले हों आपस में, ये आपके आपस में मिले हों, मिले हुए हों, ठीक है, अलग अलग नहीं होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पेरियंथ। और इसका एग्जाम्पल क्या होता था? इसका एग्जाम्पल होता था लिली। इसका एग्जाम्पल होता था लिली और लिलियेसी फैमिली याद रखना है। तो भाई ये मालवेसी में क्या होता था? नहीं। क्रूसीफेरी में नहीं, मिमोसिडी में नहीं। तो पेरियंथ अनुपस्थित कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, सभी में नहीं नहीं नहीं, यानी यहाँ पे उत्तर क्या बनेगा? उत्तर बनेगा 4। 193 का सही उत्तर क्या बनेगा? 193 का सही उत्तर बन के आएगा भैया 4। आपको याद रखना है 193 का सही उत्तर यहाँ पे 4 बनेगा, याद रखना है, क्योंकि आपके पेरियंथ की बात आपकी लिलियेसी और लिली फैमिली, आपको लिली याद रखना है। अगला प्रश्न 194 आपके सामने कह रहे हैं सही अनुरूपता बतानी है भाई।
तो बता दो फटाफट 194 में सही अनुरूपता क्या है, सही अनुरूपता क्या है, आप फटाफट बताइए। तो थॉमस माल्थन का काम किसके ऊपर जाना जाता था? थॉमस माल्थन का काम जाना जाता था जनसंख्या के ऊपर कार्य किया था, बिल्कुल सही बात है। डार्विन ने काम किस पे किया था? जनसंख्या में एकाएक बड़ा अंतर उपलब्ध होना। ना भाई, इन्होंने इस पे काम नहीं किया था, डार्विन ने नहीं, यहाँ पे काम किया था आपके ह्यूगो डी ब्रीज थे, ह्यूगो डी ब्रीज ने इस पर काम किया था। तो ये बात हो गई आपकी गलत। अगला क्या कि ह्यूगो डी ब्रीज ने विभिन्नताएं छोटी और दिशात्मक की बात बताई थी। तो भाई ह्यूगो डी ब्रीज में ऐसी बात नहीं बताई थी, वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शन की बात डार्विन ने बताई थी। तो ये बात भी इनकी गलत हो गई। ये बात जो सामने दी गई है वो डार्विन से रिलेटेड दी गई है, तो ये भी हो गया गलत। फिर क्या है? डार्विन ने बताया कि अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण जीव रूपों का विकास। ना भाई, डार्विन ने नहीं, ये बताया था लैमार्क ने, ये बताया था लैमार्क ने। तो ये भी हो गया गलत। सही यहाँ पे एक ही है, सही एक ही है, और सही पता करना था, सही है एक ही। तो उत्तर बनेगा 194 का 1। 194 का सही उत्तर क्या बनेगा? 194 का सही उत्तर यहां बन के आएगा 1। अगला प्रश्न है 195 आपके सामने। आपको बताना है क्या? आपको बताना है गलत अनुरूपता। तो सबसे पहले आप ये जान लो, ये एमएमआर और आईएमआर क्या है। एमएमआर का मतलब होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एमएमआर का मतलब क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। ये आईएमआर का मतलब क्या होता है? इन्फेंट यानी कि शिशु की मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट। तो इनकी मोर्टेलिटी अगर कम होगी, ध्यान दीजिए, अगर इनकी मोर्टेलिटी कम होगी तो हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो पॉपुलेशन होगी यानी जनसंख्या जिसे हम कहते हैं, ये जनसंख्या में बताइए, जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी? जनसंख्या घटेगी या जनसंख्या बढ़ेगी? अगर हमारी शिशु की मोर्टेलिटी रेट घटेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर हमारी मैटरनिटी यानी जो माँ हैं, मदर हैं, जितनी उनकी मोर्टेलिटी रेट अगर घटी तब भी पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी, हमको याद रखना है। पर यहाँ क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि एनएमआर आईएमआर में घटोतरी हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि में कमी नहीं होगी। जनसंख्या वृद्धि में आपकी कमी नहीं होगी, ये आपकी बढ़ोतरी होगी। क्या होगी यहाँ पे हो जाएगी आपकी बढ़ोतरी। तो भाई यही बात यहाँ पे है गलत। गलत का भाई गलत। हमारे दो बात जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है, इसमें हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ये सब हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव है जो डेवलप करी थी सीडीआरआई लखनऊ ने डेवलप करी थी। और ये सारी बातें यहाँ पे हैं सही। गलत आपके सामने 2 दिख रहा है, तो सही उत्तर क्या बन के आएगा? 195 का सही उत्तर बन के आएगा क्या? 195 का सही उत्तर बन के आएगा 2, क्योंकि गलत ही पूछा था। गलत का भाई गलत यानी बन के 2 आएगा। अगला प्रश्न 196 आपकी स्क्रीन के सामने, कह रहे हैं सही अनुरूपता बतानी है। तो सही अनुरूपता की बात करो तो पॉलन ग्रैंड मेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि परागकण जो होता है वो आपका नर गैमेटोफाइट कहलाता है। भ्रूणकोश जो होता है वो मादा गैमेटोफाइट कहलाता है। बीजांड का जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, बिल्कुल सही बात है। 2n स्ट्रक्चर है क्योंकि आपका डबल फ्यूजन यहाँ पे होता है। फिर कह रहे हैं भ्रूणपोष इंडोस्पर्मेट ट्रिप्लॉइड, यानी यहाँ पे 3n का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है। सारी बातें आपकी सही हैं। तो क्या जाएगा भाई सही उत्तर? 196 का सही उत्तर क्या जाएगा? 196 में पहले का A का पहला है, B का दूसरा, C का तीसरा और D का चौथा, यानी यहाँ पे उत्तर सही उत्तर क्या जाएगा? सही उत्तर यहाँ पे जाएगा 1। सही उत्तर क्या जाएगा 196 का? 196 का सही उत्तर 1 जाएगा। अगला प्रश्न 197। अगला प्रश्न 197 आपकी स्क्रीन के सामने, कह रहे हैं कि सही अनुरूपता का चयन करना है। तो सबसे पहले लिखा है हुकबर्म। आपको पता है हुकबर्म एसके हेलमिंथेस में आता था और एसके हेलमिंथेस के पास होती थी स्यूडोसिलोम। याद करिए, स्यूडोसिलोम यानी फालसिलोम कहाँ बनी थी? एसके हेलमिंथेस में बनी थी। एसके हेलमिंथेस का ही ये उदाहरण है हुकबर्म। एसके हेलमिंथेस यानी इसके पास क्या बन गई थी? इसके पास स्यूडोसिलोम यानी कि फाल्ससिलोम बन गई थी। तो भाई ए का ऑप्शन सेकंड है। ए का ऑप्शन क्या है? सेकंड। ए का ऑप्शन कितनी जगह सेकंड है? सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। आंसर निकल के आपके सामने आ गया।
आंसर यहाँ क्या बनेगा, आंसर बनेगा 3। फिर से देख लेते हैं भाई, और भी चेक कर लेते हैं, और भी चेक कर लेते हैं हम यहाँ 197 में कि देखो क्या बी का 4th होगा। अर्थवॉर्म के पास में सीलोम पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, तो सीलोमेट होते हैं ये, बिल्कुल सही है। अर्थवॉर्म मतलब एनेलिडा। फीताकृमि, फीताकृमि मतलब टेप बार्म यानी टीनिया कहते हैं। और इन टीबिया में अगर बात करें तो ये आपके किस में आते थे, ये आपके आते थे सी का बन यानी कि आपके अगुहा ए सीलोमेट में आते थे, ये आपके आते थे ए सीलोमेट में आते थे। उसके बाद में आपका डी का 3rd है, तो सिल्क बर्म यानी कि आर्थ्रोपोडा, इसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते थे, संयुक्त उपांग होते थे। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। 197 का सही उत्तर बनेगा 3, 197 का सही उत्तर बनेगा 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 198 आपकी स्क्रीन के सामने। आपको बताना है कि कितनी अनुरूपता सही है, कितनी अनुरूपता सही है। तो फेदरी वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा होता है पंख लाइक स्ट्रक्चर का। आपका जो स्टिग्मा आपको याद है, पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो वर्तिकाग्र होता है। ये वर्तिकाग्र कैसा होता है, फेदरी यानी पंख वाला होता है पोएसी में, बिल्कुल सही बात है। बहुमुखी परागकोश होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्लूम्स और लेम्मा स्ट्रक्चर पोएसी में बनते थे। पैपस का स्ट्रक्चर एस्टरेसी में बनता था। और लोमेंटम प्रकार का फल होता है सीजल प्लिनेडी और मेमोसिडी। ये क्या है, ये क्या है भाई, ये आपकी सब फैमिली है, किसकी, ये सब फैमिली है ऑफ फैबेसी। सब फैमिली है किसकी, फैबेसी की सब फैमिली होती है। तो भाई सभी की सभी बातें यहाँ पे हैं आपकी करेक्ट। तो क्या जाएगा सही उत्तर, 198 का सही उत्तर क्या जाएगा, 198 का सही उत्तर यहाँ पे जाएगा 5, क्योंकि 1 2 3 4 पांचों बातें यहाँ पे सही हैं, तो 5 लिखा है विकल्प नंबर 1 में, तो सही उत्तर बनेगा 1। 198 का सही उत्तर 1 बनेगा। अगला प्रश्न 199 आपके सामने। 199 में ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सही अनुरूपता बतानी है। तो भाई सही अनुरूपता में अगर पहला फिगर अगर बात करें तो ये फिगर है रेसिमोज यानी असीमाक्षी के लिए फिगर है। ये फिगर किसके लिए है, ये फिगर यहाँ पे जो है वो आपका असीमाक्षी के लिए है, और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिमोज। क्या बोलते हैं, रेसिमोज। यानी यहाँ पे फ्लावर जो होता है, प्लांट जो होता है, वो कंटिन्यू टू डिवाइड यानी डिवाइड करता रहता है, पौधे की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। यहाँ पे जो दूसरी बात है, ये आपकी असीमाक्षी नहीं है, ये ससीमाक्षी के लिए बात करी गई है। ससीमाक्षी का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं साइमोज। साइमोज का मतलब है कि ऊपर यहाँ पे ये फ्लावर आ जाएगा, बट टर्मिनल बड से फ्लावर निकल जाएगा, पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी, यानी लिमिटेड ग्रोथ होगी, यानी कि सीमित वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, तो जहाँ पे सीमित वृद्धि होती है तो सीमित का मतलब ससीमाक्षी, और जहाँ पे होती है असीमित वृद्धि, जहाँ पे अगर वृद्धि कैसी होती है असीमित, तो असीमित वृद्धि से हमें क्या याद रखना है, असीमित से याद रखना है असीमाक्षी। बताइए याद हुआ कि नहीं याद हुआ, असीमित वृद्धि से याद रखना है असीमाक्षी को। तो ये बात भी यहाँ पे गलत थी, ये बात भी यहाँ गलत थी। अगली बात कह रहे हैं यहाँ पर अगर बात करें तो ये पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर की बात कर रहे हैं, पेरीगाइनस हाफ इंफीरियर की बात कर रहे हैं। तो पेरीगाइनस की अगर बात करें तो पेरीगाइनस को हम लोग हाफ इंफीरियर कहते थे, हाफ इंफीरियर। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है प्लम पीच रोज में। प्लम पीच रोज को हिंदी में कहते हैं बेर गुलाब पीच। ये मिलता है बेर में, ये मिलता है गुलाब में, और ये मिलता है आपको पीच में। तो प्लम पीच रोज याद कर लीजिए, ये आप अंग्रेजी में याद कर लीजिए। ये आपका प्लम है, इसको कहते हैं पीच, और ये आपका रोज है, आपको पता ही है। तो भाई ये 3 एग्जाम्पल होते थे इन्फीरियर के लिए, बैंगन नहीं होगा इसका एग्जाम्पल। तो भाई पहली बात भी गलत, दूसरी भी गलत, तीसरी भी गलत। सही होने के चांसेस अगर बात करें तो इसी के हैं। और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इपीगाइनस कंडीशन दिखाई गई है, इन्फीरियर ओवरी की बात बताई गई है। यहाँ पर इन्फीरियर ओवरी की बात बताई गई है, सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग इपीगाइनस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इपीगाइनस स्थिति यहाँ पे बताई गई है। ओवरी है नीचे, बाकी सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं निकल रहे हैं ओवरी के ऊपर से। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या था? इसका फार्मूला था ग्वाबा और सी फॉर कुकुम्बर होता था। और क्या होता था? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इसका फार्मूला और क्या होता था? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आपको याद रखना है। ऑफ सनफ्लावर यानी सूरजमुखी। तो भाई सूरजमुखी के रे फ्लोरेट्स में, कुकुम्बर में और आपके अमरूद में, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 बनेगा। 199 में करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके सामने निकल के आएगा 4। करेक्ट ऑप्शन 199 में क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा 4, क्योंकि 4 में ही ऐसा दिख रहा है जो सब कुछ सही है। आपकी एपिगाइनस की कंडीशन दिखाई गई है, इंफीरियर ओवरी आपकी दिखाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आज के सेशन का आखिरी प्रश्न क्या है भाई? बता रहे हैं कि सही अनुरूपता का चयन करना है। तो क्या है भाई सही अनुरूपता? सही अनुरूपता क्या है? एपोकार्पस का मतलब क्या होता है? एपोकार्पस, ये एपोकार्पस का मतलब होता है कि हमारे कार्पल्स कैसे हों? फ्री हों यानी मुक्त हों। सिनकार्पस का मतलब होता है कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हों। आधारी बीजंडान्यास ये कहाँ मिलता था? एकल बीजंडांड में मिलता था। अनिषेक यानी पार्थिनोकार्पिक फूट आपकी विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के होते थे। तो कहाँ है इसका उत्तर? ए का सेकंड है भाई। तो ए का सेकंड सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है। आंसर निकल के आपके सामने फटाफट आ रहा है। आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आंसर यहाँ पे आपका भैया बन जाएगा सेकंड। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा सेकंड। ए का है सेकंड, बी का अगर बात करें तो है फर्स्ट, सी को मिला दिया थर्ड से और डी को मिला दिया फोर्थ से। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो भाई आज का पेपर मुझे आशा और उम्मीद है कि आपका अच्छा हुआ होगा। FST 07 तो यहीं पे आपका डिस्कशन एंड हो रहा है। सारे का डिस्कशन, सारे क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। फिर भी अगर कोई कमी रह रही है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, आपकी कमी को पूरा किया जाएगा। आपको पता ही है कि कमी पूरा करने में न्यू लाइट का इंस्टीट्यूट और हमारी सारी फैकल्टी पीछे नहीं रहती है। जो आपकी डिमांड होगी, आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कभी अगले सेशन में डिस्कशन के लिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये सेशन उन बच्चों के पास पहुंचाना है जिन्हें हिंदी माध्यम में पढ़ाई करनी है, जिन्हें हिंदी मोड में चीज़ों को समझना है। ये आपकी जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।